चौहान सर हमारे साथ में है। सर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शुभदीप आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में और एमडी आयुर्वेद है और बहुत अच्छे मार्गदर्शक हैं सभी युवा वैद्यों के। और बहुत सारे आयुर्वेद के अलग अलग विषयों पे उनका उनका सिद्ध हस्त है, ऐसा मेरे अनुभव में बहुत बार आया है। और जहां भी बहुत वरिष्ठ वैद्यों का समाज बैठा हो या बड़े युवा तरुण वैद्यों का समाज बैठा हो, किसी भी विषय पर, आयुर्वेद के किसी भी विषय पर आप वैद्य सचिन चौहान को सुन सकते हैं और उनसे बहुत सारे विशेष मार्गदर्शन आप ले सकते हैं। बहुत सारी विशिष्ट औषधियों का ज्ञान उनके पास में है और बहुत सारी आयुर्वेद की पंचकर्म की जुड़ी हुई, पंचकर्म से जुड़ी हुई बहुत सी विशिष्ट उनकी विशेषताएं हैं, जिसमें से प्रमेह और मधुमेह से और आगे बढ़े तो डायबिटिक फूड जैसी जो एक कंडीशन है, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है और अधिकतर एम्पुटेशन जिसका ट्रीटमेंट है, उसको आयुर्वेद से कैसे बड़े जटिल मरीजों को इन्होंने सुलझाया है। ऐसे बहुत सारे मरीजों का आज डाटा आपके साथ लेकर आए हैं और सारा चिकित्सा पद्धति का भी अपना पूरा का पूरा समुद्र आज साथ लेकर आए हैं। और मुझे लगता है कि अगले कुछ मिनटों में गागर में बहुत सारी सागर ज्ञान की समाने वाली है और आप सबको बहुत आनंद आने वाला है। तो मैं निवेदन करता हूँ डॉक्टर सचिन चौहान सर से कि डायबिटिक फूड पे अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। सर प्लीज। धन्यवाद प्रज्ञान सर। मैं इस लायक तो नहीं जितनी बातें आपने मेरे लिए बोली, लेकिन मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा और मैं आप लोगों के बीच में अपना ये प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करूंगा और इसमें कोई त्रुटि हो तो मैं अपने सभी गुरुजन और वैद्यजन से क्षमा चाहूंगा। प्रज्ञान सर, स्लाइड आ गई? हाँ, स्लाइड विजिबल है आपकी। विजिबल है, ठीक सर, ठीक, थैंक यू। वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं वैद्य सचिन चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर शुभदीप आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और इंदौर में चरक आयुर्वेद पंचकर्म सेंटर और रेवा आयुर्वेद पंचकर्म सेंटर, ये 2 यूनिट का डायरेक्टर हूँ। हमारी कोशिश है कि हम आयुर्वेद में अच्छे से अच्छा काम करें और आयुर्वेद के थ्रू लोगों को ज़्यादा अवेयर करें। और हमारी जो नई जनरेशन आ रही है, स्पेशली हम हमारे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि 4 साल से मुझे पढ़ाते हुए एक्सपीरियंस हुआ है कि स्टूडेंट्स में आयुर्वेद को लेकर के बड़ा डर व्याप्त रहता है, उसे दूर करने का सबसे बड़ा प्रयास हम लोग करने का प्रयास करते हैं। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं डॉक्टर प्रज्ञान त्रिपाठी, उनके हाथों से भी काफ़ी स्टूडेंट अभी तक सीख के निकल चुके हैं और हमारा भी वही प्रयास है कि हम स्टूडेंट्स को सिखाएं ऐसी बीमारियां जहाँ पे मॉडर्न साइंस हार्ट टेकता है और एम्पुटेशन या सर्जरी एडवाइस करता है। मधुमेह में, प्रमेह में, ऐसी बीमारियों पर ट्रीट करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उसी का कुछ डाटा, उसी का कुछ केस प्रेजेंटेशन में आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले भगवान धन्वंतरी के श्री चरणों में नमस्कार करते हुए और मेरे सदगुरु परमानंद महाराज और डॉक्टर आर.वी. दवे साहब, उनको नमस्कार करना चाहूँगा। यहाँ पे मेरे एक और गुरुवर वैद्य नीरज व्यास सर उपस्थित हैं, मैं उनको भी नमस्कार करना चाहूँगा। निदान प्रमेह, मधुमेह, प्रमेय के निदान। आस सुखम स्वप्न सुखम ददीनी ग्रामोदक आनु प्रसव पायांसी नवान गुणपान विक्रतम च प्रमेय तो कफ कष्ट च। आस सुखम, आराम से सोना, आराम से उठना, ग्राम दधीनी ग्राम में ऐसे अनुप्रसव का सेवन करना, नए गुड़ और अन्नपान का सेवन करना, यह प्रमेह के उपद्रव है, यह प्रमेह के कारण है, निदान है। और इससे कफ की वृद्धि होती है। सिंपल भाषा में हम कहें कि कोई भी व्याधि, जिस व्याधि में कफ की ज्यादा वृद्धि होती है और कंटिन्यूस वो वृद्धि होती रहती है, ऐसी कंडीशन में कफ दूषित होकर के प्रमेह को उत्पन्न करता है। प्रमेह की संप्राप्ति, निदान सेवन, कफ की विकृति, विकृत कफ पाचक पित्त और समान वायु को दूषित करता है। यहाँ पे द्रव्य गुण की अधिकता होती है और धातु अग्नि मंद होती है। मैं आपको वापस से एक बार रिपीट करूंगा, धातु अग्नि मंद होती है, अग्नि मंद होता है और क्लेद की उत्पत्ति होती है। क्लेद जो हमारे शरीर में व्याप्त है वह भी दूषित होकर के दूषित क्लेद बनता है। अपचित धातु की उत्पत्ति होती है और यह दूषित करते हैं रस, रक्त, लसिका, मज्जा और जो शुक्र को। यह प्रमेह के दूष्य हैं और इससे प्रमेह की उत्पत्ति होती है। अब आते हैं हम मधुमेह पे। 20 प्रकार के जो प्रमेय आचार्य चरक ने कहे हैं, उसमें से ही मधुमेह है जिसको असाध्य कहा गया है। वही क्लेद उत्पत्ति सप्त धातु में प्रसरित होकर के
टिश्यूज माइक्रो चैनल्स में पहुंच करके ओजो क्षय करती है, इम्यून सिस्टम वीक होता है, इम्यूनिटी कम होती है और उससे मधुमेह की उत्पत्ति होती है। और इससे धातु जन्य जहाँ क्षय होता है, वात की प्रकोप होता है और इस प्रकार मधुमेह की उत्पत्ति बताइए। हम कंपैरिजन करते हैं आयुर्वेद और मॉडर्न को वर्ड्स के थ्रू। क्या है निदान? निदान है मॉडर्न से अगर देखें प्रॉपर डाइट, हाई ग्लाइसेमिक फूड, लेक ऑफ एक्सरसाइज और इससे हाई ब्लड शुगर, इंसुलिन जो सिक्रीट होता है पेंक्रियास से वो सेल्स में प्रॉपर नहीं पहुंच पाता और जिससे कि ग्लूकोज ब्लड में ही ट्रांसफर होता रहता है। और फाइनली पॉलीयूरिया इसका प्रमुख लक्षण है, अतिमूत्रता। हमारे आयुर्वेद में भी इसे प्रभुत मूत्रता का लक्षण कहा गया है। क्या मेन सिम्टम्स हैं? आप सभी को पता है, रैपिडली वेट लॉस होना चालू होता है, ब्लरिंग विजन है, वीकनेस है, फटीग है और लास्ट जिसपे आज हम डिस्कस करना चाहेंगे, पुअर वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। जितनी जल्दी सामान्य आदमी की भर पाता है वुंड्स, उतनी जल्दी डायबिटिक पेशेंट्स के वुंड नहीं भरते। एक नॉर्मल पैरामीटर्स डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम? शुगर लेवल, ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट, ब्लड शुगर, यूरिन शुगर, HbA1c, ये पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू हम ग्लूकोज का या शुगर लेवल का हमारी बॉडी में एग्जामिनेशन कर पाते हैं। मेन टॉपिक जिसके ऊपर मैं आज आपके सामने प्रेजेंटेशन देना चाह रहा हूँ, प्रमेय उपद्रव। प्रमेय उपद्रव में प्रमेय पीढ़ी का सबसे कॉमन देखे जाने वाले लक्षण है जिसके कारण कई डायबिटिक पेशेंट्स को यूजुअली डायबिटिक फूड ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ हस्तपात तलदाह मतलब डायबिटीज न्यूराइटिस, पैरों में जलन होना, दर्द होना, ये उनकी समस्या बनी रहती है। भ्रम, हृदय रोग, श्वास, आलस्य, अति निंद्रा, मूर्छा, संन्यास और पादहर्ष, टिंगलिंग, लंबनेस ऑफ फीट, ये प्रमुख उपद्रव है मधुमेह के। मैकेनिज्म किस प्रकार से ये काम करता है? रिपीटेड एक्यूट चेंजेस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, टिश्यू डैमेज होने लगते हैं हाइपरग्लाइसीमिया के कारण और इससे लंबे समय तक होने से माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टिश्यू को डैमेज करते हैं। डायबिटिक वुंड या डायबिटिक फूड, ये लंबे समय तक डायबिटिक के जो पेशेंट्स रहते हैं उनको हाई रिस्क होता है इन्फेक्शन से लेकर अल्सरेशन के लिए और उनके टिश्यूज जो डीप टिश्यू होते हैं वो उसका डिस्ट्रक्शन होने लगता है। और स्पेशली लोअर लिम्ब में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को इसलिए मिलती है क्योंकि उनका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, पेरिफेरल वास्कुलर सर्कुलेशन जो होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। इस कारण से डायबिटिक गैंग्रीन के चांसेस इन पेशेंट्स में ज्यादा देखने को मिलते हैं। प्रमेय पीड़िका, उपेक्षा जन्य जायते पीड़िका सप्त दारुण। उपेक्षा मतलब कि किसी चीज की उपेक्षा की जाए या उसको निग्लिजेंस हम कहेंगे। अगर निग्लेक्ट किया जाता है, एक छोटी सी भी अगर पीड़िका डेवलप हुई है डायबिटिक पेशेंट में और उसे अगर हम निग्लेक्ट करते हैं और वो धीरे धीरे मांस और मर्म और साथ में संधि स्थान में जब पहुंच जाती है तो वह व्रण डायबिटिक वुंड में कन्वर्ट हो जाता है और कई बार उसकी अधिक वृद्धि होने पर उसमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, इम्पुटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। बेसिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसका क्या है? रक्त मोक्षण, स्थानिक रक्त मोक्षण हम कर सकते हैं दोष के आधार पर। विरेचन दे सकते हैं यदि पेशेंट की कैपेसिटी अच्छी है, बल अच्छा है, सहनन अच्छा है तो हम उसे मृदु विरेचन दे सकते हैं। व्रण कर्म मतलब आचार्य सुश्रुत ने जो व्रण कर्म बताया है उसमें बहुत सारे कर्मों का वर्णन है, भेदन, लेखन, छेदन। और यहाँ पे हमें ज्यादा कोशिश करनी है कि हम वुंड की ड्रेसिंग करें या अच्छे से व्रण को धावन करें या उसे अच्छे से क्लीन करें। बेसिकली डायबिटिक पेशेंट में हम और भेदन करने की कोशिश नहीं करते क्योंकि हम कोशिश ये करते हैं कि उसका जो वुंड छोटा है वो छोटा ही बना रहे, ज्यादा फैले नहीं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आभ्यंतर चिकित्सा। जब तक हम औषध नहीं देंगे, टिश्यूज जो अंदर के ऊतक हैं, सेल्स हैं, वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। एक केस प्रेजेंटेशन है। प्रज्ञान सर, याद आया ये केस आपको? जी जी बिल्कुल, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये जो केस है ये इंदौर के हमारे एक मरीज का केस है और इस केस में मुझे ऐसा लग रहा था कि अब इस पेशेंट को हमें एम्पुटेशन करवाना पड़ेगा और मेरे बस का ये काम नहीं है। लेकिन जो पेशेंट था वो पूरा विश्वास रखे हुए था कि नहीं, मैं आयुर्वेद से ठीक होना चाहता हूँ, मैं अंगूठा नहीं कटवाना चाहता।
तो मैंने सोचा कि ये किसको मैं ऐसी जिम्मेदारी दे दूं कि ये बिल्कुल इसको ठीक कर दें। तो मैंने सचिन सर से निवेदन किया कि सर ये मेरे बस का काम नहीं है। सचिन सर आए और आगे की कहानी आप उनके मुंह से सुनिए। सर प्लीज। धन्यवाद प्रज्ञान सर। ये प्रज्ञान सर के पेशेंट थे, मुझे देखने का सौभाग्य मिला। और मैं आपको और एक अच्छी चीज बताना चाहूंगा कि जब पहली बार इस पेशेंट को हम देखने गए थे, तब मेरे साथ डॉक्टर संदीप राणे भी उस समय मौजूद थे। आप खरगोन में पंचकर्म चिकित्सक हैं, और हम दोनों ने साथ में इस पेशेंट का डायग्नोसिस बनाया और एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्लान अप किया। आप देख रहे हैं जैसे कि स्क्रीन पे शेयर हो रहा है, 70 साल का एक पुरुष, उसको पेन की कंप्लेंट है, टेंडरनेस है, इचिंग है, स्वेलिंग है, पस फॉर्मेशन है और हाइपर पिगमेंटेशन है। लास्ट 15 साल से डायबिटीज है और ओरल मेडिसिन ले रहे हैं, किसी प्रकार की इंसुलिन नहीं ले रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा उनके पैरों की क्या कंडीशन है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये फिंगर, ये जो पैरों की कंडीशन है, पैर के पंजे की कंडीशन है, ये आप देख पा रहे होंगे। अंगूठे में और दोनों फिंगर्स में ये पूरा गैंग्रीन हो चुका है। ये डायबिटिक वुंड भर नहीं रहे थे डॉक्टर ने। और ये खासकर इस फिंगर को ही बताना चाहूंगा, इस फिंगर का बेसिकली हम लोग क्लोज पिक नहीं ले पाए क्योंकि वहां हम पिक लेने की कंडीशन में नहीं थे। ये सेकंड पिक में भी दिख रहा है, यहाँ पे गॉच पीस लगा हुआ है और उसमें ऑयल लगाया हुआ है हमने। और ये जो कंडीशन है यहाँ पे, ये तीनों फिंगर्स को डॉक्टर ने इम्पुटेट करने का कहा था। थंब को, थर्ड फिंगर और ये फोर्थ फिंगर, इन तीनों फिंगर्स को डॉक्टर ने इम्पुटेशन के लिए कहा था। और ये एक बड़ा कठिन और चैलेंज वाला काम था कि हम इस पेशेंट को ठीक करने के लिए कोशिश करें, क्योंकि मैंने भी लाइफ में ये पहला ऐसा डायबिटिक पेशेंट देखा था आज से 5 साल पहले जिसे मैं भी कोशिश करने के लिए जा रहा था। अब लास्ट 6 महीने तक, इसके बाद 6 महीने तक हमने इस पेशेंट को ट्रीट किया। और ट्रीट करने के बाद आप इसकी बाद की कंडीशन देखेंगे, ये रही वो कंडीशन। आप देखिए, ये जो सेकंड पीक है, इस सेकंड पिक्चर में इस पेशेंट की ये जो सेकंड रिंग है, थर्ड फिंगर जो है, वहां से पूरी तरह से नाखून निकल रहा है। धीरे धीरे इनके ये जो वुंड है, अंगूठे के वुंड है और नाखूनों के जो वुंड है, ये धीरे धीरे करते हुए भरते गए और डेड स्किन बाहर निकलती गई, साथ में डेड जो नाखून थे नेल्स से, वो भी बाहर निकल गए। इस फिंगर में अंदर की तरफ घाव था, वो फिंगर, फोर्थ फिंगर भी पूरी तरह से हिल हो चुकी है। ये नीचे से उसका पिक दिख रहा है। और ये लास्ट पिक है उस पेशेंट का जिसकी पांचों फिंगर कंप्लीटली ठीक हो गई, जिसमें नया नाखून डेवलप हुआ। ये वो कंडीशन है। इस पेशेंट को ट्रीट करते समय बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि हम कोशिश कर रहे थे कि हम नियरेस्ट स्थान से ये जो कंडीशन है इस पैर पे, हम लोग नियरेस्ट वे से रक्त मोक्षण कर सकें। मैंने कोशिश करी जलोका लगाने की, लेकिन जलोका के साथ एक चीज ये हमेशा देखने को मिली, मैंने 3 बार इन पे जलोका से रक्त मोक्षण करा, जलोका बहुत थोड़ा सा रक्त ले पा रही थी और उस रक्त लेने के बाद जलोका मर जाती थी। ये भी मेरे अनुभव में आया है। अच्छे से रक्त वमन कराने के पश्चात भी मेरी 6 जलोका यहाँ पे सेक्रीफाइस होगी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने हिम्मत नहीं मारी और हम यहाँ से इनके पैर से ऊपर सिरा के पास से रक्त मोक्षण सिरा वेद के थ्रू करते रहे। संदीप सर ने मुझे एक ही चीज गाइड करी कि रेगुलरली इस पेशेंट का हर 15 दिन में रक्त मोक्षण होना चाहिए। ये पेशेंट 70 साल की एज में एक बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पे रहते थे, जहाँ पे इनका आ पाना मेरे पास संभव नहीं था। ये मेरे क्लिनिक से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर रहते थे और मैं हर 15 दिन में इनके पास जाकर के अपना पूरा सामान लेकर के, जलों का, सिरावेद का सामान लेकर के इनके पास जाता था और इनका रक्त मोक्षण करता था। और इनका रक्त मोक्षण करने के बाद में फिर वहां पे ड्रेसिंग करना और उसके बाद में उनका रेगुलर फॉलोअप लेना। इस तरीके से हमने इनकी चिकित्सा करी और हमें आयुर्वेद के द्वारा बहुत अच्छा यश देखने को मिला। अब मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा, रेगुलरली हर 15 दिन में सिरावेद, जलोका द्वारा रक्त मोक्षण इसका प्रमुख उपाय है। ये करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना आप वहां से अशुद्ध रक्त नहीं निकाल सकते और जब तक अशुद्ध रक्त नहीं निकलेगा, अच्छे रक्त का फ्लो नहीं होगा और उससे वुंड हीलिंग नहीं हो पाएगी अगर प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं बढ़ा तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। साथ में जो औषध योग हमने चलाया, हमने वसंत कुसुमाकर रस का प्रयोग किया है यहाँ पे,
क्योंकि वसंत कुसुमाकर रस के बारे में ये कहा गया है कि जिस प्रकार वसंत ऋतु में, जो उसका नाम ही वसंत कुसुमाकर रस है, जिस प्रकार वसंत ऋतु में नए फूल खिलते हैं, उसी प्रकार वसंत कुसुमाकर रस भी नए उत्तकों का, नए टिश्यू का निर्माण करने में सहायक होता है। और साथ में हाँ, आप सभी को पता है कि वो डायबिटीज के लिए, प्रमेह के लिए, मधुमेह के लिए एक रामबाण औषध है। साथ में हमने यहाँ पे वंग भस्म, यशद भस्म और स्वर्णमाक्षिक भस्म का प्रयोग किया। प्रमेह गज केसरी रस, ये मेरा सबसे प्रिय मधुमेह का चिकित्सा का सूत्र है कि प्रमेह गज केसरी रस का प्रयोग करना चाहिए वसंत कुसुमाकर रस के पहले। और अगर वो पेशेंट प्रमेह गज केसरी से इफेक्ट नहीं पा पाता तो हम वसंत कुसुमाकर रस का उसके बाद में ही प्रयोग करते हैं। ये इस पेशेंट की कंडीशन थी। व्रण रोपण के लिए जात्यादि तेल का प्रयोग किया गया और साथ में हम इनको खाने के लिए जात्यादि घृत देते थे। हाँ, मैं जात्यादि घृत का खाने के लिए भी प्रयोग करता हूँ, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि हम व्रण रोपण के अपेक्षा शारीरिक और आंतरिक दोनों तरफ से, आंतरिक और बाह्य, हम दोनों तरफ से काम करें। तो व्रण रोपण में जात्यादि घृत का ओरल भी बहुत अच्छे रिजल्ट है, जात्यादि तेल व्रण रोपण के लिए यहाँ किया गया। इसके बाद मैं आपको सेकंड केस दिखाना चाहूंगा। ये अभी लॉकडाउन के पीरियड के दरमियान का एक पेशेंट है। फेब में मेरे पास ये पेशेंट की डिटेल आई कि लगभग 6 साल से इन्हें डायबिटिक वुंड की परेशानी थी। और आप देख पा रहे होंगे कि इस पेशेंट का, ये फीमेल है 67 इयर्स की, मिसेस अग्रवाल। बिफोर ट्रीटमेंट इनका आप पैर देख रहे हैं, काफी खराब हो चुका है। और पैर के इस हिस्से से इनको रेगुलरली, मैं आपको कर्सर से दिखाना चाहूंगा, इस हिस्से से इनको रेगुलरली पस सिक्रीशन होता रहता है। और यहाँ पे एक मशीन लगाई गई थी, उस मशीन के थ्रू, मैंने भी वो मशीन पहली बार ही देखी थी कि पस को एक्यूमुलेट करने के लिए भी कोई मशीन लगाई जाती है। ये घर में ही रहती हैं पेशेंट, अपने बिल्कुल चलना फिरना नहीं हो पाता, वॉकर की सहायता से, अपने किसी बच्चे की सहायता से चलती हैं। और इनकी इस कंडीशन में हमने ये कंडीशन देखने के बाद मैं खुद भी सिहर उठा कि इतना बड़ा घाव हम कैसे भर पाएंगे। लेकिन उनका ये भरोसा था कि हम मॉडर्न से सारे जतन कर चुके हैं, आप कुछ भी प्रयास करें, आप यहाँ पे अपने एफर्ट्स लगाएं। और मैंने भी धन्वंतरी का नाम लेकर के प्रयास करना चालू करें। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग मार्च से लेकर के मई में, आपके प्रेजेंट मई एंड में 28 मई को जब मैंने इस पेशेंट को देखा, तब इसकी ये कंडीशन आ चुकी थी। आप देखिए, पंजा, पूरा पाम पूरी तरह से कवर अप हो चुका है। थोड़ा सा अभी भी वुंड बाकी है, लेकिन वो पहले की अपेक्षा सिर्फ 10% बचा है। और अभी भी इस एरिया से हल्का सा पस आता है, जो कि पहले के कंपैरिजन पूरी तरह से सूख चुका है, पूरी तरह से भर चुका है। और अभी भी हमारी चिकित्सा के प्रयास जारी है। हमने इसमें भी कुछ बहुत ज्यादा चमत्कारिक काम या बहुत ज्यादा कुछ एफर्ट लगा करके करने की कोशिश नहीं करी। रेगुलरली हम पास के किसी भी नियरेस्ट एरिया से हम रक्त मोक्षण करते थे, ताकि घाव भरने में हमें सहूलियत मिले। सेकेंडली, हम यहाँ पे भी वसंत कुसुमाकर रस का ही प्रयोग कर रहे थे, प्रमेय गज केसरी रस, मधुमेह नाशिनी चूर्ण, और साथ में वंग और यशद भस्म का प्रयोग कर रहे थे। मैं आपसे यशद भस्म के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे गुरु डॉक्टर आर.वी. दवे साहब हमेशा यशद भस्म पे जोर दिया करते थे। उनका बस एक ही कहना था कि किसी भी ग्रंथि को अगर काम पे लगाना है, चाहे वो पैंक्रियाज हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो हाइपोथायराइड हो, कोई भी ग्रंथि को अगर आपको काम पे लगाना है, उसका प्रॉपर यूज करना है, तो उस यशद भस्म का प्रयोग करें। क्योंकि यशद भस्म ही ग्रंथियों पे काम करने वाली सबसे नितांत और सबसे अच्छी औषधि होती है। तो हम यशद भस्म का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। सेफ है, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। वो मेडिसिन, यशद भस्म प्रयोग करने से आपको कभी भी हार्म नहीं आएंगे। आप त्रिवंग यूज करते हो तो उसमें नाग, वंग, यशद तीनों अलग अलग चीज होती हैं। लेकिन मैं मेरी प्रैक्टिस में डायबिटिक पेशेंट्स के लिए वंग और यशद का ही सबसे ज्यादा प्रयोग करता हूँ। इसके बाद में आपको तीसरा पेशेंट दिखाऊं। ये देखिए, ये डायबिटिक फूड का एक और बहुत ही शानदार केस है। ये 4 लेग में इस पेशेंट को ये डायबिटिक वुंड था। और आप देख पा रहे होंगे कि इनका बोनी स्ट्रक्चर तक सामने आ रहा है, इनका वुंड इतना गहरा हो चुका था। इनकी बहू मुझसे ट्रीटमेंट ले रही थी पहले से, तो उन्होंने मुझे दिखाया इनके बारे में। और जब इनकी कंडीशन देखी तब दिमाग में वही आया कि जलोका लगाएंगे। और जब मैं जलोका लेकर के इनके घर पहुंचा तो ये साहब बहुत डर गए थे। इन्होंने मुझे पहली बार जलोका लगाने से साफ मना कर दिया था। बुरा मुझे भी लगा, लेकिन स्वाभाविक सी बात है, कई बार पेशेंट इन सब चीजों से बहुत घबरा जाता है।
लेकिन हमारा एक काम बनता है कि हम अच्छे से चिकित्सा करें और पेशेंट को किसी भी तरीके से नाराज ना करें। मैं भी उठकर शांति से आ गया। 4-5 दिन बाद उनकी बहू का फिर फोन आया कि डॉक्टर साहब आप आ जाइए, पिताजी को हमने कंसिडर कर लिया है, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें यही कहा है कि ये घाव नहीं भर रहा है, और नहीं भरा तो हम लेग को जहाँ तक घाव है वहां से नीचे की तरफ हम एम्पुटेशन के लिए जाएंगे। अब इसके पश्चात यही प्रोसेस जलों का हमने रेगुलरली हर 8 दिन में इनको जलों का लगाई, और जात्यदी तेल हमने रेगुलरली जात्यदी तेल से इनका व्रण रोपण करने के लिए जात्यदी तेल दिया। कई बार पेशेंट्स में मैं आपको बताना चाहूंगा ईचिंग की भी प्रॉब्लम रहती है। जहाँ वुंड होता है वहाँ ईचिंग की प्रॉब्लम रहती है, या जब वुंड भर रहा होता है तब भी पेशेंट को बहुत सारी ईचिंग की परेशानी बनी रहती है। ऐसे स्थान पर हमें जरूर चाहिए कि हम महामरीचादी तेल एवं बाकुची तेल को, दोनों तेल को मिला करके, या तुवरक तेल है ना, इन तीनों तेलों को मिला करके कॉम्बिनेशन बना करके हम चिकित्सा में प्रयोग करें। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये देखने को मिलता है कि हम पेशेंट को ईचिंग कम होती है, और अगर ईचिंग कम होगी उसे उसे घाव भरने में सहूलियत मिलती है, वो घाव पे खुजालेगा नहीं और उसके जो व्रण है वो जल्दी भरेंगे। इसके पश्चात ये लगभग 6 महीने का ही ट्रीटमेंट इस पेशेंट का भी चला, और इसके पश्चात के ये आप पेशेंट के फोटो देखिए, देखिए घाव पूरी तरह से भर चुका है। उस घाव में भरने की बचने लायक कुछ कंडीशन ही नहीं है। आसपास से देखने पे ऐसा लगता है जैसे सूचरिंग कर दी गई है, क्योंकि जैसा नीरज व्यास सर बोलते हैं, जलों का एक नैनो टेक्नोलॉजी जैसे ही काम करती है, तो यहाँ पर भी हमारी नैनो टेक्नोलॉजी ने काम किया। आप बहुत आसानी से देख पा रहे होंगे, प्रज्ञान सर थोड़ा ध्यान दें, आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे सूचरिंग कर दी गई है, और आसपास के पूरी तरीके से घाव जो है सिकुड़ता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। काफी अच्छा हो गया पेशेंट, अभी ये घाव पूरी तरह से ठीक है इनका। और एक सिंधी पेशेंट जो कि अम्ल विदाही ऐसे आहारों का सेवन करता था, जिससे उसका क्लेद बढ़ा और उसके कारण ये डेवलप हुआ है। तीसरा पेशेंट ये है, इसकी हेडिंग में सबसे ऊपर आप देखें, इस पे लिखा है प्रमेय पीड़िका HIV पॉजिटिव पेशेंट। बड़ा डर लगा इस पेशेंट को ट्रीट करने में, सामने देखने में। जब ये पेशेंट पहली बार मेरे पास आया था, तब इसके 2 मित्र इसको गोद में उठा करके मेरे क्लिनिक पर लेकर के आए थे। सामने बैठा तो मुझे लगा कि वीकनेस बहुत ज्यादा होगी, इतनी बुरी हालत बनी हुई है इस पेशेंट की। किसी परिचित ने इनका मुझे मुझे मेरा नंबर इनको शेयर किया था। आप देख पा रहे होंगे चेहरे की इनकी कंडीशन। पहली बार HIV पॉजिटिव पेशेंट और डायबिटिक, दोनों तरफ से धातु का क्षय हो रहा है। ऐसी कंडीशन में वेट हार्डली इनका 45-46 के आसपास इनका वेट था। ऐसी कंडीशन में भी हमने बस एक ही चीज सोची कि धातु पोषण क्रम करें, और शायद ये धातु पोषण क्रम करने से ही इनके व्रण भी भरे। अब ऐसी कंडीशन में आपको मैं इस पेशेंट पे कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था मैं इस पे जलोका भी लगाऊं, मैंने इस पे जलोका नहीं लगाई। हम डर के मारे सिरावेद से बहुत बचे, लेकिन सिरावेद करे बिना आराम नहीं मिल रहा था, तो फिर कोबाइडल से हमने इनको रक्त मोक्षण किया बहुत सेफ्टी मेजर्स के साथ में। आपसे भी विनती है कि जब भी रक्त मोक्षण करें, चाहे जलोका से चाहे कोबाइडल वेन से सिरावेद करें, आप ग्लव्स का प्रयोग करें, सैनिटाइजर्स का प्रयोग करें। और अब तो हमें बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस रखने हैं पंचकर्म यूज करते समय। तो जब हम पंचकर्म का इन पे हमने यूज किया, सिरावेद किया, और इसके बाद में हम इनको रेगुलर मेडिसिन देते गए। यहाँ पे हमने एक काम जरूर किया कि हमने रक्तपाचक औषधियों का प्रयोग किया, और साथ में हमने रक्त प्रसाधन औषधियों का प्रयोग किया। यहाँ पे हमारा सबसे अच्छा उपयोग सारिवा, रक्तचंदन और गुड़ुची ने किया है। और इनको हमने साथ में नीम का भी प्रयोग कराया, क्योंकि नीम शीत होती है और इनको उष्णता बहुत ज्यादा लग रही थी। और इसके पश्चात हमने इनको थोड़ा सा व्रण औषधियों का प्रयोग किया, शतावरी का प्रयोग किया हमने इनके लिए, अश्वगंधा का प्रयोग किया, और अल्प मात्रा में हमने इस पेशेंट को रस सिंदूर का भी प्रयोग किया, क्योंकि रस सिंदूर बल्य होता है, धातु पोषण का कार्य करता है। और इसके साथ में रस सिंदूर जो होता है वो सूक्ष्म स्रोतोसगामी होता है, क्योंकि ऐसी व्याधियों में और ऐसे पेशेंट जहाँ की HIV पॉजिटिव की कंडीशन बनी हुई है, ऐसी पेशेंट्स में आप रस सिंदूर अल्प मात्रा में, लेकिन पेशेंट का बल देखकर आप प्रयोग कर सकते हैं। इसको 1.5 महीने के अंदर इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले। मैं आपको इसका चेहरा नेक्स्ट स्लाइड में दिखाना हूँ। ये देखिए, इनके पूरे घाव पूरी तरह से स्किन के पूरे जो चेहरे पे घाव हो रहे थे वो सूख चुके थे,
उन्होंने जब मुझे उसके बाद कंडीशन बताई, तब उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि डॉक्टर साहब, मुझे अपना चेहरा देख करके बड़ा बुरा लगता था। जो बीमारी है वो तो इनबिल्ड है, लेकिन इसके अलावा कम से कम आईने में खड़े होकर के मैं अपना चेहरा तो देख सकूं। इस लायक तो आज बन गया हूं कि मैं अपना चेहरा कम से कम देख कर थोड़ा खुश हो पाऊंगा। तो मैंने धन्वंतरी को इसके लिए शुक्रिया कहा कि हम इस लायक बने कि हमने इस पेशेंट को ठीक कर पाए। HIV का इसका ट्रीटमेंट जो चल रहा है वो रेगुलर चल रहा है। हम अभी भी रेगुलर इसे व्रण वाजीकारक औषध दे रहे हैं, जिससे इसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे, बल्ले रहे। जब लॉकडाउन की कंडीशन थी, इसके पहले इसके जो रिलेटिव्स हैं वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे आके कहा कि सर आप आपसे मिलना कम हो पाएगा, लंबे समय तक ये परेशानी चलेगी, तो आप कुछ इनको दे दीजिए इनके लिए, कि आप हम रेगुलर इनको प्रयोग में ला सकें। अ, हम लोग खुद च्यवनप्राश प्रिपेयर करते हैं हमारे क्लिनिक के लिए और पेशेंट्स के लिए। हमने वो च्यवनप्राश इनको खाने को दिया, और साथ में एक मेडिसिन हम लोग प्रिपेयर करते हैं, उसमें रस सिंदूर का अल्प योग है, रसायन के लिए प्रयोग आती है। और एक बहुत अच्छी फार्मेसी है नर्मदे आयुर्वेद फार्मेसी की, वहाँ पे ऊर्जा रसायन बड़ा अच्छा उपयोगी होता है। वो बल्य है, कौन उसमें प्रमुख तरह से है। और प्रज्ञान भाई ने मेरी कुछ एडवाइस लेकर के उसमें स्वर्णमाक्षिक भी डाला है, तो वो बिल्कुल डायबिटीज बिल्कुल पे भी बहुत अच्छा काम करता है। बिल्कुल। हाँ, बहुत बहुत तो धन्यवाद सचिन भाई। मैं इसमें एक चीज और बोलना आपसे पूछना भी चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा कि जी आयुर्वेद से कायाकल्प का ये एक बहुत अद्भुत और अद्वितीय उदाहरण है कि जिसके सारे धातुओं का क्षय हो रहा है, शुगर की वजह से भी, HIV की वजह से भी, जी। उसका इतना बेहतरीन कायाकल्प करना ये बहुत अद्वितीय उदाहरण है आज के समय में। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपने इनको एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए या शुगर कंट्रोल करने के लिए भी कोई चीजें दी इनको? बिल्कुल प्रज्ञान भाई, मैंने शुगर कंट्रोल करने के लिए तो इनको मेडिसिन दी ही थी, जो हम्म वही जो हमारा रेगुलर कॉम्बिनेशन है। मैं वही चीज देखिए, मेरा एक कंसेप्ट है कि मैं सबसे निम्नतम औषधियों से पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करता हूँ। वही वंग भस्म का प्रयोग, यशत भस्म का प्रयोग, और साथ में प्रमेय गज केसरी, यही तीन चीजें इस पेशेंट्स को रेगुलर चली। और ये जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया, गुड़ूची, शतावरी, अश्वगंधा, इसका प्रयोग, और इसी के साथ और इसी औषध योग में हमने साथ में वंग और यशत भस्म का प्रयोग किया, और यही इस पे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इस पेशेंट के लिए ऊर्जा रसायन का प्रयोग किया, जहाँ स्वर्णमाक्षिक है, जहाँ पे कौच है, और जहाँ पे मधु है, तो ये भी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। और पैरेलल देखिए क्या होता है, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इस पेशेंट को एक्सटर्नल अप्लाई एप्लीकेशन के लिए कुछ भी नहीं दिया, मैंने घाव भरने के लिए भी कुछ भी नहीं दिया। मैं, क्योंकि मुझे बड़ा डर लग रहा था इस पेशेंट पे कि कहीं किसी चीज से एलर्जी ना हो। औषध भी बहुत अल्प मात्रा में दे रहे थे, और रेगुलरली इस पेशेंट को फॉलो अप में ले रहे थे कि क्या इस पेशेंट को कोई दिक्कत तो नहीं जा रही, क्योंकि हम कोशिश करें HIV पॉजिटिव पेशेंट की कंडीशन समझने की। एक HIV पॉजिटिव पेशेंट कितनी क्राइसिस से गुजरता है, और उसको बढ़ने वाला एक कॉम्प्लिकेशन उसके लिए फेटल हो सकता है, उसके लिए मारक हो सकता है। तो हम ये नहीं चाह रहे थे कि हम कुछ नया एक्सपेरिमेंट करें, जो रेगुलर और बहुत हल्का सा डोज हमारे हम पेशेंट्स के लिए यूज करते हैं, हम वो देते रहे। इसके बाद मैंने जो मेरी चिकित्सा में मैं प्रयोग करता हूँ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, कि कभी भी डायबिटिक पेशेंट से के लिए घबराना नहीं, डरना नहीं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट वो खुद आपके पास डरा हुआ आता है, और आप उसको देख करके बड़ी बड़ी औषधियों का प्रयोग करना चालू करते हो। मैंने कुछ रेंज यहाँ पे क्रिएट करी है, ये रेंज किसी भी बुक के हिसाब से नहीं है, ये मेरी प्रैक्टिस के हिसाब से है, और मैं जो चिकित्सा प्रयोग करता हूँ ये उस हिसाब से मैंने रेंज बनाई है। एक नॉर्मल पेशेंट है जिसकी फास्टिंग लगभग 100 के आसपास है, उसकी पीपी मैक्सिमम 140 के आसपास है, कोई ट्रीटमेंट की नीड नहीं है, और डाइट भी उसे नॉर्मल लेना है। हाँ, उसे एक्सरसाइज करना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, वॉक करना चाहिए, लेकिन कोई ट्रीटमेंट की उसे जरूरत नहीं है, उसे नॉर्मल डाइट पे आप रखें। आप उसे डराए नहीं कि आपकी शुगर 140 आ गई है, आपकी शुगर 100 आ गई, ये नॉर्मल कंडीशन है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। हमने फर्स्ट रेंज रखी है 130 टू 150 फास्टिंग, और पीपी 150 टू 180। 180 तक हम नॉर्मल रेंज कवर करके चलते हैं कि 180 तक नॉर्मल रेंज जा सकती है। ऐसी कंडीशन में हम मेडिसिन का जो प्रयोग कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दें। शंखवटी का प्रयोग कर रहे हैं हम सुबह शाम भोजन के बाद, और उसके साथ दे रहे हैं हम मेथी दाने का पाउडर, भुना हुआ मेथी दाना, उसे पाउडर कर लीजिए, और साथ में आप शंखवटी, दो दो शंखवटी दे दीजिए, और एक चम्मच लगभग 3 ग्राम छोटा चम्मच
3 से 5 ग्राम मेथी दाने का पाउडर आप उसके साथ दें। ये 150 से 180 तक की पीपी और फास्टिंग 130 से 150 तक की आपकी कंट्रोल हो जाएगी। लो कार्ब्स डाइट, अवॉइड व्हीट, स्पेशली मैंने लिखा है अवॉइड व्हीट। गेहूं बंद करवाएं पेशेंट का। अगर आप पेशेंट का गेहूं बंद कराने में सक्षम रहे, समर्थ रहे, तो आपने आधी लड़ाई जीत ली। आपका पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। सेकंड रेंज है 150 फास्टिंग टू 180 और पीपी 180 से 250 तक। यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि क्या हो रहा है बॉडी में। सिंपल सा वही कंसेप्ट है जो प्रमेय के लिए हम लोग देखते हैं कि ग्लूकोज नहीं बन रहा है, टाइप 1 डायबिटीज, ग्लूकोज बन रहा है लेकिन बॉडी में एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, डाइजेशन में नहीं आ पा रहा है, इंसुलिन प्रॉपर नहीं है। ये कंडीशन अगर बनती है टाइप 2 डायबिटीज में, और ऐसी कंडीशन मैक्सिमम टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स आपको देखने को मिलते हैं जहाँ पे कि इंसुलिन बन रहा है लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे 180 टू 250 तक की कंडीशन में आप आरोग्यवर्धनी वटी, अग्नितुंडी वटी खाना खाने के पहले दीजिए पेशेंट को। क्योंकि हम आयुर्वेद से अगर कंसेप्ट से अगर चलेंगे तो अग्निमांद कहा है, और अग्निमांद की चिकित्सा के लिए आरोग्यवर्धनी वटी और अग्नितुंडी वटी से अच्छी कोई मेडिसिन नहीं है। हम उसका प्रयोग करते हैं खाना खाने के पहले, और उसके साथ में शंखवटी मेथी दाने के पाउडर के साथ खाना खाने के बाद। ये तीन ही मेडिसिन 250 तक की रेंज की शुगर के लिए काफी है। आप प्रयोग करके देखें। साथ में लो कार्ब्स डाइट, अवॉइड व्हीट, एक्सेसिव वाटर इनटेक अवॉइड कराना है पेशेंट को, क्योंकि क्लेद बढ़ रहा है, दूषित हो रहा है, तो आपको उसको भी अवॉइड कराना है। तीसरी रेंज आई है फास्टिंग 180 से अबव जा रही है और पीपी 250 से अबव जा रही है। ऐसी कंडीशन में आपको आरोग्यवर्धनी वटी, अग्नितुंडी वटी भोजन के पहले देना ही है, साथ में आपको शंखवटी भोजन के बाद देना ही है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ और कल्प की प्रयोग करना है, वो है वंग भस्म, यशद भस्म, आप नाग भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। साथ में वसंत कुसुमाकर रस हम ऐसी कंडीशन में जब 250 के अबव पेशेंट आता है और या इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट आता है, तो हम वसंत कुसुमाकर रस का प्रयोग यहाँ पे जरूर करते हैं। और लास्ट में मैंने लिखा है स्वर्णमाक्षिक भस्म। ये एक सौम्य कल्प है स्वर्णमाक्षिक भस्म, जो वात और पित्त दोनों का शमन करता है और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कंट्रोल करने के लिए शुगर लेवल। ऐसे कंडीशन में आप इन मेडिसिन का प्रयोग करें। साथ में रिच फाइबर डाइट दें और लो कार्ब्स डाइट दें। गेहूं हमें अवॉइड करना है, हम ऐसे गेहूं यहाँ पे हम बिल्कुल बंद करा दें और एक्सेसिव वाटर इनटेक अवॉइड करें। एक्सरसाइज करवाएं, वॉक करवाएं। इसके अलावा कुछ और मेडिसिन के मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं: प्रमेय केसरी रस, नाग भस्म, वंग भस्म, स्वर्णमाक्षिक, अभ्रक भस्म, त्रिवंग भस्म। वटी में आप चंद्रबाबा वटी, गुक्षर आदि गुग्गुल और ममज्जा घनवटी का प्रयोग कर सकते हैं। जम्बासव, पलतक्रादिक्वाद का प्रयोग कर सकते हैं। ये दो अलग अलग रोग अधिकार का आता है। प्रमेय रोग अधिकार का अलग आता है और साथ में पांडु रोग अधिकार का फलतक्रादिक्वाद अलग आता है। और पथ्यंगदाश्य काढ़ा। केयर आपको करनी है, कंट्रोल करना है आपको अपना शुगर लेवल। डायबिटिक फूड से बचने के लिए फूड की एग्जामिनेशन कराना है एनुअली आपको, आपके फूड प्रॉपरली है कि नहीं, आपके फूड में कोई कहीं कोई गुण तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई कॉर्न डेवलप तो नहीं हो रही है, ये रेगुलरली आपको कराना है। इसके साथ में पेशेंट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये मैंने थोड़ा सा मेंशन किया है यहाँ पे। सॉक्स पहने, अच्छे से वॉश करें पैरों को, सॉफ्ट जगह बैठें, पैर को लटका ज़्यादा देर तक लटका के ना रखें, अलग पोजीशन में ना रखें, अपने पैरों का ध्यान रखें और साथ में रेगुलरली उनको वॉच करें कि कहीं आपके पैरों में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम डेवलप तो नहीं हो रही है। लास्ट मैंने एक मेडिसिन जो मुझे अति प्रिय है, वसंत कुसुमाकर रस, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। उसके बारे में योग रत्नाकर का रेफरेंस है, हर्बल मिनरल कॉम्बिनेशन है, कहाँ कहाँ यूज होता है: जनरल वीकनेस, नर्वस वीकनेस और पेरिफेरल न्यूराइटिस। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि वसंत कुसुमाकर का मीन ये है कि नए पुष्प नई कली को खिलाने का काम। ये कहाँ कहाँ काम करती है मेडिसिन: धातुशय पे, कास्ट क्षय पे और तृष्णा पे ये काम करती है। सेल्स को रिजुनेट करने का काम करती है। और ये मेडिसिन किस तरीके से काम करती है, इसका फार्माकोकाइनेटिक जो है एक्शन वो ये है। गोल्ड है, स्वर्ण जो है एंटी इंफ्लामेटरी है, जो घाव की स्वेलिंग कम करने का काम करता है, पेन को रिड्यूस करता है। रजत लेखन करने का कार्य करती है और बल प्रदान करती है। कांत लोह भस्म इसमें डलती है, जो कि शूल और प्रमेय और पांडु रोगों के लिए बहुत उपयोगी होती है। नाग भस्म का प्रयोग है इसमें, जो कि लेखन, दीपन और वात रोग का नाश करती है।
वंग भस्म इसमें प्रयोग की जाती है। ये दीपन पाचन का काम करती है, जहाँ पे एक्सेसिव क्लेज जो प्रमेह के पेशेंट में देखने को मिलता है उसको नाश करके वुंड को हील करने के लिए उपयोगी होती है। अभ्रक भस्म का प्रयोग है इसमें, ये दीपनी है, बल्य है और ज्वर में भी नाश करती है, और साथ में अभ्रक माइन्यूट चैनल्स पे, स्मॉल चैनल्स पे काम करती है, श्रोतोगम्य है और वुंड हीलिंग में बहुत तेजी से काम करती है। मुक्ता भस्म अग्निदीपक, डिटॉक्स करने का काम करती है, प्रवाल, अग्निदीपन और पाचन का कार्य करती है और एंटीटॉक्सिक प्रॉपर्टी है। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ वुड सचिन भाई, जी मैं एक चीज और डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमेशा ये डाउट होता है कि वसंत कुसुमाकर जैसी इतनी इंपॉर्टेंट ये जो मेडिसिन है और आपने इतना सुंदर इसको स्पेसिफाई किया है एक एक इंग्रेडिएंट को, तो हम किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी कौन सी कंपनी की हमारे युवा वैद्यों को या सबको उपयोग करना चाहिए, ऐसा भी कुछ आप मार्गदर्शन करें। देखिए, बेसिकली मैं भी किसी कंपनी का प्रचार नहीं करना चाहता था यहाँ पे, इसलिए मैंने भी किसी कंपनी का नाम नहीं लिखा। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड मेडिसिन या स्टैंडर्ड गोल्ड प्रिपरेशन का यूज करना चाहते हैं तो मैं मेरी प्रैक्टिस में दूध पापेश्वर पनवेल की जो फार्मेसी है, दूध पापेश्वर फार्मेसी, उसका प्रयोग करता हूँ। और दूध पापेश्वर का ही 2 रेंज अलग अलग आती है, जिसमें गोल्ड की क्वांटिटी अलग अलग होती है। जब हम डायबिटिक पेशेंट्स के लिए वसंत कुसुमाकर रस का प्रयोग करते हैं तो उसकी प्रीमियम क्वालिटी आती है और दूसरी स्टैंडर्ड क्वालिटी आती है। प्रीमियम क्वालिटी कंपेरेटिव थोड़ी महंगी है लेकिन इफेक्टिव है। जितने भी आपने केसेस देखे प्रज्ञान सर, उन सभी केसेस में हम प्रीमियम क्वालिटी की ही वसंत कुसुमाकर रस का प्रयोग करते हैं और इसके ट्रमेंडस रिजल्ट्स हैं। मतलब पेशेंट को खाने के बाद उसके रिजल्ट देखने को मिलता है। और इसके बाद में वुंड हीलिंग की जो क्या प्रोसेस है ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हेमोस्टेटिसिस, इन्फ्लामेशन होता है, प्रोलिफरेशन होता है और रिमोल्डिंग होती है स्किन की। ये प्रोसेस आपको करना है। जब आपको हेमोस्टेसिस करना है तब आप जलोका का प्रयोग करते हो। जब आप इन्फ्लामेशन है तो आप एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का प्रयोग करते हैं, जहाँ पर गोल्ड सबसे ज्यादा काम करती है। और गोल्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है चिकित्सा में प्रयोग करते समय कि गोल्ड जो होता है वो डीजनरेशन की प्रोसेस को ब्लॉक करता है और रीजनरेशन की प्रोसेस को बढ़ाता है। पॉलिफरेशन, इसके बाद में रिजुनेशन ऑफ द सेल्स, ये गोल्ड करता है और रजत इसका काम करता है। रिमोल्डिंग का काम करता है आपका वंग और यशत भस्म। इस प्रकार से डायबिटिक पेशेंट को जब आप कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है वसंत कुसुमाकर रस। लास्ट स्लाइड है, आपके साथ ये शेयर करूं। बी एक्टिव बिफोर इट्स टू लेट। डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक फूड, वेट लॉस, डायबिटिक स्किन और ब्लड क्लॉट, इन सभी से बचें। धन्यवाद। थैंक यू प्रज्ञान सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत सुंदर सचिन सर ने अपनी बातों को रखा और मुझे लगता है कि कई लोग आजकल शिकायत करते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और फोन करके कि आयुर्वेद में स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर सचिन ने इतना सुंदर डायबिटीज के सारे ट्रीटमेंट को, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को जितने जितने क्रमबद्ध तरीके से स्टैंडर्डाइज करके हमें समझाया है, तो ये बहुत अद्भुत है और बहुत अच्छे से सचिन सर ने एक्सप्लेन किया। और मुझे लगता है कि एक नया BA MS किया हुआ वैद्य जब मार्केट में आए तो ये सचिन सर की सिर्फ स्लाइड देखकर और वो अपने क्लिनिक के बाहर लिख सकता है कि मैं आयुर्वेदिक डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। इतना सुंदर और इतना रोचक और इतनी सरलता से सचिन सर ने बहुत मुश्किल केसेस को बहुत आसानी से आपको बताया है। मुझे लगता है आप सबके लिए ये बहुत रोचक रहा होगा और आप सब अपनी प्रैक्टिस को और चमकाएं और आयुर्वेद में डायबिटीज का जो पेशेंट है वो डायबिटिक फूड तक की नौबत ना आ पाए, उससे पहले प्रारंभिक दौर से ही आयुर्वेद की चिकित्सा में आए और पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। ऐसा सचिन सर ने बहुत अच्छे से हमको क्रमबद्ध तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन सर। धन्यवाद प्रज्ञान भाई। हमारी भी कोशिश यही है कि हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स आते हैं कॉलेज में या हमारे क्लिनिक पे हमारे पास सीखने के लिए आते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को हम लोग आयुर्वेद से डराएं नहीं। हम लोग उनको आयुर्वेद सरल करके दे दें कि आप प्रयास करें, और जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे आपकी जीत और हार निश्चित नहीं रहती। और जब इसीलिए लड़ना जरूरी है, करना जरूरी है। और रामदेव बाबा भी बोलते हैं करने से होगा, तो मैं भी यही कहूंगा करने से होगा। आयुर्वेद करने से होता है और आपको यश और सिद्धि दोनों देता है। धन्यवाद प्रज्ञान भाई। ओवर टू मी नाउ। नमस्कार, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर सचिन चौहान। मेरे बहुत अच्छे मित्र डॉक्टर प्रज्ञान त्रिपाठी का अगला लेक्चर है।
प्रज्ञान सर के बारे में क्या कहूँ, जितनी भाषा, जितने शब्द मिलेंगे वो कम होंगे। एक एक्सपर्ट के बारे में हम बात करना चाहते हैं। एक्सपर्ट हर विधा में, सिर्फ चिकित्सा में ही नहीं, नाड़ी विज्ञान में, सिर्फ नाड़ी विज्ञान में नहीं, भाषा विज्ञान में, भाषा विज्ञान में ही नहीं, हिप्नोटिज्म करने में ये वो शख्स हैं, ये वो वैद्य हैं जो आपके सामने थोड़ी देर रह ले तो आप इनके मुरीद बन करके उठेंगे। और मुझे एक बात जान करके, एक बात बोल करके बड़ी खुशी होती है कि मैं ऐसे व्यक्ति का एक अच्छा मित्र हूँ। अच्छा मित्र इसलिए क्योंकि हम डॉक्टर ही पेशे के अलावा हम लोगों के बीच में इतनी सारी बातें होती हैं और इतनी सारी मस्ती होती है हम लोगों के बीच में कि हमें एक दूसरे से चीजें शेयर करने में बड़ी खुशी होती है। हम लोग ओपनली बात कर पाते हैं। इंदौर, उज्जैन और इसके अलावा इन मध्य प्रदेश में 5 ब्रांचेस के साथ नर्मदे आयुर्वेद पंचकर्म सेंटर उज्जैन हेड ऑफिस है इनका, और प्रज्ञान त्रिपाठी आप इसके डायरेक्टर हैं। आप संजीवनी केंद्र चलाते हैं महाकाल में, महाकाल प्रांगण में। तो आप सोचिए कि उज्जैन में रह करके महाकाल प्रांगण में, महाकाल की असीम कृपा के बीच में, मतलब फोन लगाते ही जय श्री महाकाल से ही शुरुआत होती है। और ऐसे डॉक्टर प्रज्ञान त्रिपाठी, कई गुरुओं का सानिध्य, कई वैक इंटरनेशनल सेमिनार्स आपने अटेंड किए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपके पास अभी तक 20 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स आपके क्लिनिक पर आपसे शिक्षा ले चुके हैं। और सबसे अच्छी बात जो खुशी होती है, आजकल की युवा पीढ़ी को देखते हुए, हम जैसी युवा पीढ़ी को देखते हुए, और हमारे लिए इंस्पिरेशन है डॉक्टर प्रज्ञान त्रिपाठी कि वो अपने सारे स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। जितने भी आपने सेंटर्स ओपन करे हैं वहां पे अपने ही स्टूडेंट जिनका वो होम टाउन है वहां पे उनको ही बिठाया है। आज वो लोग भी कमा रहे हैं, और मैं आपको बताऊं बहुत अच्छा कमा रहे हैं, क्योंकि मैं खुद आपके सेंटर विजिट करता हूँ, जाता हूँ और देखता हूँ। आज हमारे बीच में डॉक्टर प्रज्ञान त्रिपाठी अस्थमा, तमक श्वास और साइनोसाइटिस पे अपना लेक्चर देंगे और अपनी व्यूज शेयर करेंगे। प्रज्ञान सर इस चीज के लिए महारत हासिल है प्रज्ञान सर के पास। प्रज्ञान सर स्पेशली अस्थमा के लिए मेडिसिन भी बनाते हैं। ड्रॉप्स बनाए हैं आपने, नेजल ड्रॉप्स बनाए हैं आपने, जो कि ट्रमेंडस रिजल्ट्स देते हैं। हम लोग हमारी चिकित्सा में हमारे क्लिनिक पे यूज करते हैं। आपकी फार्मेसी है जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में आपकी फार्मेसी के चल रहे हैं, जिसके थ्रू हम जैसे वैद्यों को प्रैक्टिस में बेनिफिट मिलता है, और आप जैसे वैद्यों को ऐसे प्रोडक्ट बनाने का सौभाग्य है कि आप ऐसे प्रोडक्ट बना करके मार्केट में हम लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। ओवर टू यू प्रज्ञान सर, अस्थमा तमक श्वास। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन सर। सचिन सर हमारे प्रैक्टिस में और हमारे फार्मेसी में और हमारे जीवन में हमेशा मेरे लिए तो संरक्षक और बहुत मजबूत मार्गदर्शक के तौर पे हमेशा रहे हैं और बहुत अच्छे मित्र हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। मेरा आज का टॉपिक है अस्थमा, तमक श्वास, जिससे हम कोरिलेट करते हैं, और साइनोसाइटिस, जिसे दुष्ट प्रतिश्याय के तौर पे हम इसको कोरिलेट करते हैं। मैंने हमेशा जब BAMS कर रहा था उसके पहले से मैंने सुना था कि जो सांस की शिकायत होती है वो आखिरी सांस के साथ ही जाती है। और साइनोसाइटिस के बारे में भी मैंने बहुत सारे लोगों से मिलता था, तो लोग हमेशा कहते थे कि भाई साइनोसाइटिस का तो ऑपरेशन ही कराना पड़ता है, आयुर्वेद का कितना ही ट्रीटमेंट कराओ, कितना ही आप पंचकर्म करा लो, लेकिन आखिरी में वो नाक का ऑपरेशन होगा तो ही पेशेंट ठीक होगा। तो अभी मैंने सुना कोरोना के बारे में भी, मैं बहुत लोगों से सुन रहा था, तो मैंने सुना कि सबसे पहले नेजल कंजेशन होता है, फिर चेस्ट कंजेशन होता है, फिर पूरे बॉडी के सारे सर्कुलेटरी सिस्टम का कंजेशन होता है और पेशेंट बहुत कष्ट के साथ में प्राण त्यागता है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर काम करें और पूरी मजबूती से लोगों को बताएं कि कैसे इसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो हम शुरुआत करते हैं अस्थमा से। तो अस्थमा के बारे में अगर हम देखें तो ये आयुर्वेद की दृष्टि से वात कफज व्याधि है, जो कि वात और कफ दोनों के डोमिनेंस की वजह से होती है। और कफ जो दोष है वो बेसिकली वायु की प्राकृत गति को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जिसकी वजह से तमक श्वास, इसकी वजह से तमक श्वास जैसी कंडीशन में हम जाते हैं। और मैंने ऐसे देखा है कि डायग्नोस करने के ऐसे बहुत सारे तरीके हैं अस्थमा को डायग्नोस करने के, लेकिन ज्यादातर पेशेंट हमारे पास आते हैं कि भाई मेरी सांस फूलती है, या फिर मैं सीढ़ी चढ़ती हूँ तो मेरी सांस फूलती है। तो बड़ा कठिन होता है कई बार डायग्नोस कर पाना कि ये सामान्य ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम है या एक्चुअली अस्थमा की तरफ बीमारी पहुंच गई है। लेकिन एक पर्टिकुलर सिम्टम मैंने लिखा हुआ भी है,
थोड़ा और आगे करेंगे। एक पर्टिकुलर सिम्टम मैंने लिखा भी है ऊपर, इसमें ये बात स्पष्ट है, एक स्लाइड और, कि जब मरीज लेटता है देता तो हूँ। लेटने पे अगर उसको सांस फूलती है तो 100% वो पेशेंट अस्थमा का है और उसको हमें अस्थमा के मरीज के तौर पर ठीक करना शुरू करना चाहिए। अभी इसमें हम ऐसा सोचते हैं कि बहुत सारी दवाइयां भी हैं और बहुत सारे एलोपैथी के डॉक्टर्स और दूसरे डॉक्टर्स ऑलरेडी पेशेंट को बोल के रखते हैं कि भैया अस्थमा एक बार हो गया है, अब इसके लिए तुम्हें इनहेलर सारी जिंदगी लेना है, इसके लिए पंप तुम्हें सारी जिंदगी लेना है, ब्रोंकोडायलेटर्स करने शुरू हो जाते हैं, साथ में स्टेरॉइड चलने शुरू हो जाते हैं, और एक ऐसी कंडीशन में पेशेंट मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी आने लगता है, ऐसा लगता है कि ये इरिवर्सिबल कंडीशन है बॉस, ये अब ठीक होने वाली नहीं है। तो इतने नेगेटिव एक्सप्रेशन के साथ पेशेंट हमारे पास आता है, तो मैं आपसे कहूंगा कि सबसे पहले तो आप पेशेंट को बोलिए कि तुम 100% ठीक होगे और मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। समय सीमा निर्धारित नहीं करना है, लेकिन अस्थमा और साइनोसाइटिस ये दो ऐसे कंडीशन है जिसमें गारंटी नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे तो ये कोई असाध्य बीमारियां नहीं है। देखिए मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि चरक, आचार्य चरक ने जो चरक संहिता में लिखी हुई चीजें हैं या सुश्रुत संहिता में लिखी हुई चीजें हैं, तो बहुत सारी बीमारियों के लिए उन्होंने लिखा है कि ये अब असाध्य अवस्था है, इसमें आपको ट्रीटमेंट नहीं करना है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कालांतर में जब रस शास्त्र का उदय होना शुरू हुआ, हमारे डॉक्टर सचिन सर भी रस शास्त्र के बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं, जब रस शास्त्र के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन शुरू हुआ तो बहुत सारी ऐसी असाध्य व्याधियां जो पूर्व ग्रंथों में कही गई थी, उनका कैसे समाधान निकाला जा सके, ये भस्मों के माध्यम से कैसे डोसेज को भी छोटा किया जा सके और कैसे बहुत आसानी से संप्राप्ति विघटन करके और बड़ी बीमारियों को ठीक किया जा सके, इसके ऊपर बड़ा काम हुआ। तो अस्थमा के ऊपर हम आगे बढ़े तो तमकेतु विरेचनम, ऐसा आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है कि जब तमक श्वास जैसी कंडीशन आए, अस्थमा हो, तो आपको विरेचन देना चाहिए। अभी अगर हमारे पास छोटा सा क्लिनिक है और विरेचन की सुविधा नहीं है तो हम नित्य विरेचन से शुरू करें। पेशेंट को विरेचन की सुविधा है तब तो आप बहुत अच्छे से विरेचन करिए, लेकिन अगर नहीं है तो आप नित्य विरेचन करिए। जैसे कि मैंने EBH एक टैबलेट वहां पर मेंशन की है, एरंड भ्रष्ट हरितकी, ये बाजार में भी मिलती है, नहीं तो आप बाल हरड़ बाजार से लेकर आइए। देखिए मेरा निवेदन रहता है सभी वैद्यों से कि कुछ दवाइयां आपको अपने क्लिनिक पे जरूर बनाना चाहिए। मेरे क्लिनिक पे आपके क्लिनिक पे आप अपनी छत पे दवा बनाइए, आप अपने गार्डन में बनाइए। मेरे क्लिनिक में तो छत में जगह नहीं है, मेरे क्लिनिक के सामने सड़क है और मैं सड़क पे दवाइयां बनाना शुरू कर देता हूँ और सारे लोग अलग अलग ग्रुप्स बना के देखते हैं और बात करते हैं कि यार ये कौन सा वैद्य आ गया शहर में तो सड़क के किनारे दवाइयां बना रहा है। और ऐसी 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 बातों से हम मशहूर होने लगते हैं धीरे धीरे, और बड़े बड़े वरिष्ठ लोग आपके आपसे बात करते हैं कि भाई हमारे जमाने में फला वैद्य हुआ करते थे, वो इस तरह की औषधियां बनाते थे, आजकल के बच्चे तो बनाते ही नहीं, तुम कहाँ से पढ़ के आए हो, क्या क्या ठीक कर लेते हो। तो आपकी प्रसिद्धि बढ़ती है इससे और लोगों को पता चलता है कि यार इस वैद्य के पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो बाकी किसी के पास नहीं है। तो सामान्य विशेष सिद्धांत से भी आप सामान्य वैद्यों से विशेष वैद्य की तरफ बढ़ते हैं जब आप कुछ ना कुछ औषधियों का निर्माण शुरू करते हैं। तो ये नित्य विरेचन के लिए कम से कम आप बाल हरड़ लेकर आइए 1 किलो अपने क्लिनिक पे, और उसमें कम से कम 100 ग्राम एरंड तेल में, कैस्टर ऑयल में उसको अच्छे से फ्राई करिए और फ्राई करके मिक्सर में क्रिस्पी हो जाती है हरड़, फिर आपके मिक्सर में आराम से पाउडर होगी और ये 1 चम्मच पेशेंट को रोज रात में देना शुरू करिए। ये बहुत सेफ है और हाथों को भी लुब्रिकेट करती है। और हरड़ तो कदाचित तुप्यते माता अनाउदरस्ता हरितकी, इतनी हरड़ की तारीफ तो किसी के सामने मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सब वैद्यों का ग्रुप बैठा हुआ है। और इसके अलावा गौमूत्र, गौमूत्र के बारे में हम सोच रहे हैं अभी बहुत सारी चीजें कि पता नहीं इसको हम अभी अभी भी हम आयुर्वेद के जो वैद्य हैं ये थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं पंचगव्य चिकित्सा को अपनी प्रैक्टिस में लाने के लिए, लेकिन गौमूत्र को आप बेफिक्र होकर अपनी प्रैक्टिस में लाइए। गौमूत्र अर्क को तमक श्वास के अंदर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको चमत्कारी परिणाम उसके मिलेंगे, मुझे मिले हैं। यहाँ पर जो भी मैं औषधियां आपको बताने वाला हूँ ये मैं 2008 में मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी, 2008 से हम इन सब दवाइयों के सहारे यहाँ तक पहुंचे हैं और बहुत बहुत बेमिसाल पहुंचे हैं। तो वो मैं कुछ अपने अनुभव आपसे शेयर करने वाला हूँ। गौमूत्र अर्क 10 ml अगर
प्रज्ञान सर, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। सर बेसिकली आपने कहा तमकेतु विरेचनम, लेकिन जी आजकल की प्रैक्टिस में, और मैं भी कई सालों से पंचकर्म की प्रैक्टिस में ये चीज नोटिस कर रहा हूँ कि अ, अब तमक श्वास के पेशेंट्स का पहले वमन करा दिया जाता है और जी उसके बाद में फिर उसका विरेचन किया जाता है। थोड़ा सा इस पे जी आप प्रकाश डालें तो थोड़ा सा समझ में आएगा सभी को। जी जी, बिल्कुल। देखिए, जो पंचकर्म में शोधन की प्रक्रिया है वो तो 100% स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन यही क्रम है। ये जी क्रम आपको फॉलो करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी लेकिन कुछ एक बीमारियां ऐसी हैं जिसमें आप सीधे बीच में से पंचकर्म की विधा को पिक कर सकते हैं और जी, उसके सहारे उस मरीज को बहुत जल्दी आप लाभ पहुंचा सकते हैं। तो ठीक है ये नित्य विरेचन यहाँ पर बहुत लाभकारी रहेगा। ठीक है गोमूत्र का आप प्रयोग ऐसे करें कि कम से कम 2 बूंद, 4 बूंद, 5 बूंद से मरीज को शुरू करें पिलाना। ठीक है शास्त्रों में तो तमक श्वास में 10 ml गोमूत्र देने के लिए कहा है, लेकिन जब हम ठीक है। गोमूत्र अर्क बना लेते हैं तो वो 2 हाँ, बूंद, 5 बूंद ही पर्याप्त है। ठीक इसके है। अलावा बसंत बसंत मालती और ये सर्व रोगेशु बसंता, इसके बारे में तो सचिन सर हमारे एक्सपर्ट है। और स्वर्ण बसंत मालती एक बहुत अच्छा प्रयोग है। स्वर्ण बसंत मालती का आपको प्रयोग करना चाहिए। और इसके अलावा एक छोटा सा योग मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, जिसमें स्वर्ण भस्म हमें लेना है 2 रत्ती, सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म 4 रत्ती, मृग श्रृंग भस्म 1.5 ग्राम, प्रवाल भस्म 6 ग्राम, इन सबको अच्छे से मिलाना है। और अच्छे से मिला करके एक एक रत्ती सुबह शाम अगर आपको मधु से पेशेंट को चाटने के लिए देना है। देखिए क्या होता है कि आयुर्वेद को हमें इस तरफ लेकर जाना है कि अल्प मात्रम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम। अभी हमें बहुत, सचिन भाई भी इसी तरह की प्रैक्टिस को प्रेफर करते हैं कि बहुत सारे काढ़े, गोली, सिरप ये सब नहीं देना है, कम से बिल्कुल कम दवा में। और जल्दी से जल्दी पेशेंट ठीक होना चाहिए और बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के ठीक होना चाहिए। तो बिल्कुल ये सही। एक एक रत्ती की मात्रा, मतलब आप मान के चलिए कि मुच्युटी प्रमाण जिसे हम कहते हैं कि अंगूठे और उंगली में 125 मिलीग्राम की औषधि आ जाए और इसको अगर आप देते हैं मरीज को तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा अस्थमा में। मुझे लगता है 3 दिन, 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन में पेशेंट बोलता है कि अरे मजा ही आ गया मुझे, तो अब मुझे इनहेलर भी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि ये थोड़ी सी कॉस्टली मेडिसिन है। जब तक हम कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन की तरफ नहीं जाएंगे तब तक हमारी प्रैक्टिस नहीं चमकती, क्योंकि हम सीधे बहुत रॉयल फिजिशियन नहीं बन सकते। हम एक सामान्य प्रैक्टिशनर से फिर धीरे धीरे रॉयल प्रैक्टिशनर की तरफ जाएं, तो मरीज को हमें देख के ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जो बहुत रिच है और जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको आप स्वर्ण भस्म जैसी प्रिपरेशन दीजिए। और नहीं तो मैंने अगला एक बहुत अच्छा सा एक फॉर्मुलेशन आपको दिया है जो मेरी प्रैक्टिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन है, सोडा बाइकार्ब। सोडा बाइकार्ब क्या है? खाने वाला सोडा। जो हम घर में आजकल लॉकडाउन में जो इडली डोसे बना के सब वीडियो डाल रहे हैं, तो उसमें जो सोडा पड़ रहा है वही खाने वाला सोडा आपको लेना है, 16 रत्ती। और 125 mg एक रत्ती, इस प्रमाण में 16 रत्ती आप लीजिए। और संख्या, अभी संख्या जो है ये एक विष है, जी धातुओं में एक विष है। लेकिन क्या होता है कि अगर आपको मैजिक करना है ना प्रैक्टिस से, जैसे एलोपैथिक दवाइयां हैं वो सारे के सारे विष प्रयोग ही कर रहे हैं, वो सारे के सारे मेडिसिन के कॉम्प्लिकेशन हैं, क्योंकि वो सारे के सारे टॉक्सिक इफेक्ट है उनके अंदर। तो इस तरह से आयुर्वेद में भी बहुत सारी विष चिकित्सा है जिसको हम शुद्ध करके और प्रॉपर संस्कारित करके अगर बनाएंगे तो बहुत मजेदार दवा बनने वाली है। तो ये खाने वाला सोडा 16 रत्ती, और संख्या, सफेद संख्या बहुत सस्ता मिलेगा बाजार में, 2 रत्ती आपको चाहिए सिर्फ। ये आपको लेकर आना है और इनको मर्दन करना है आपको अच्छे से। इस तरह का छोटा खरल आप अपने घर पे रख सकते हैं, अपने क्लिनिक पे रख सकते हैं। और 16 रत्ती और 2 रत्ती संख्या ये डाल के अच्छे से मर्दन करिए। और इसकी भी सिर्फ एक एक रत्ती की मात्रा, सिर्फ 125 mg की मात्रा आपको शीतल जल से 9 दिन देनी है। 9 दिन कैसे देंगे? ये 16 और 2 18 रत्ती होगा और इसकी हम 12 डोज, इसकी हम 18 डोज बनाएंगे। तो ये 9 दिन तक चलेंगी, सुबह शाम सुबह शाम। इससे भी बड़ा चमत्कार आपको मिलेगा 9 दिन में ही पेशेंट को देखने के लिए। जो पेशेंट आपके साथ चैलेंज करके आए ना कि अस्थमा मेरा ठीक ही नहीं हो सकता, उनको तो बॉस आप यही दवा बना के दीजिए और उनको बोलिए 9 दिन में अगर आपका मैंने इनहेलर नहीं छुड़ाया ना तो मेरा नाम फला वैद्य नहीं, ऐसे बोल दीजिए। और कई बार ऐसे हो सकता है कि 9 दिन में उन्हें बहुत ज्यादा आराम ना हो, तो फिर संख्या चूंकि हमारे बॉडी में थोड़ा सा डिपॉजिट भी हो सकता है, तो वो पूरा क्लीन कर ले बॉडी, इसके लिए कम से कम 15 दिन का गैप जरूर दीजिए।
और उसके बाद फिर से आप 9 दिन के लिए इसको रिपीट कर सकते हैं। तो एक बहुत सस्ता, बहुत सुंदर और बड़ा टिकाऊ और आपकी प्रैक्टिस को चमकाने वाला प्रयोग है। इसको भी आप जरूर करिए। और इसके साथ में पथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कोई विष चिकित्सा करते हैं या किसी भी विषैली धातु का प्रयोग करते हैं अपनी प्रैक्टिस में, तो डेफिनेटली हमें पथ्य का ध्यान बहुत रखना है। तो इसमें घी में थोड़ा सा दलिया फ्राई करके और दूध और दलिया पेशेंट को खाने के लिए दीजिए। थोड़ा नमक है, खट्टी चीजें हैं, क्रिस्पी चीजें हैं, ये थोड़ा अवॉइड करने के लिए बोलिए। बड़ा मजा आने वाला है आपको। प्रज्ञान सर, मैं वही देख रहा था कि संख्या का एंटीडोट घृत और दूध है, और वही दलिया आपने बना दी घी में, वो समझ में आ गया मुझे। क्योंकि हम रसशास्त्र वाले पहले एंटीडोट की चिंता करते हैं कि अगर संख्या दे रहे हैं तो पहले एंटीडोट भी सेफली हमारे पास होना चाहिए। बिल्कुल सचिन भाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसमें चूंकि संख्या की मात्रा सिर्फ 2 रत्ती है और इसमें हम सोडा 16 रत्ती ले रहे हैं, तो अगर आप इसमें संख्या अशुद्ध भी लेंगे तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये मेरे प्रैक्टिस में आने वाला प्रयोग है। लेकिन फिर भी रस वैद्यों का माना आयुर्वेद के सिद्धांत के हिसाब से चलना जरूरी है, क्योंकि हम थोड़े से खुराफाती वैद्य भी हैं। जो शास्त्र में लिखा है उससे थोड़ा सा लाइन क्रॉस करके भी हम लोग चले जाते हैं कई बार, लेकिन अगर लाइन क्रॉस ना करें तो और अच्छा है। संख्या को शुद्ध करने के लिए ऐसे तो डोला यंत्र में एक मटका लेके उसके ऊपर संख्या एक कपड़े में बांध के लकड़ी से लटका के दूध भर के कम से कम 3 घंटे आपको डोला यंत्र में रखना चाहिए। फिर भी अगर आपको ये झंझट लगता है तो मैं आपको और सरल प्रयोग बताता हूँ कि आप पतंजलि या किसी भी कंपनी की गोमूत्र अर्क की बॉटल्स लेकर आइए और ये 2 रत्ती संख्या का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, बेर या चने के बराबर, और उसको एक कटोरी में रख के गोमूत्र उसमें डाल के उसको डुबो दीजिए। और जैसे सूख जाए तो फिर डुबोइए, फिर सूख जाए फिर डुबोइए। ऐसा 15 दिन तक अगर आप संख्या को डुबो के रखते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, तो 15 सेकंड देने हैं रोज कि गोमूत्र सूख गया क्या तो दोबारा डाल दें। ऐसा 15 दिन अगर आप करते हैं, उसके बाद उसको अच्छे पानी में धो के पाउडर कर लीजिए। ये संख्या की इतनी बढ़िया शुद्धि है और आपको लाइफ में जो भी बीमारी कठिन दिखती है बॉस, चाहे वो अस्थमा हो, पैरालिसिस हो, इनफर्टिलिटी हो, इम्पोर्टेंसी हो, नर्वाइन वीकनेस हो, जो भी बीमारी आपको कठिन दिखे, ये संख्या का आप प्रयोग आपके किसी भी फॉर्मुलेशन में अल्प मात्रा में कीजिए, आपको मजा आ जाएगा। इस तरह से छोटे छोटे चीजों में हमें खेल करना जरूरी है। अगर हम सीधे रास्ते पे आयुर्वेद पे चलते रहेंगे ना तो हमारा काम होने वाला नहीं है बॉस, बहुत साल लगेंगे। थोड़ा सा लाइन तोड़ के निकलना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च के लिए हमें रोने से काम नहीं चलेगा। हमें अपने लेवल पे जितना हो सके, जैसे सचिन भाई ने स्टैंडर्डाइज किया डायबिटीज के ट्रीटमेंट को, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस से किया। ना उनके पिताजी कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है, ना कोई खानदान में आयुर्वेद का है। उस व्यक्ति ने अकेले वैद्यों के पास जाके सीखा है, मेहनत की है, हजारों पेशेंट पे प्रयोग किए और स्टैंडर्डाइज किया। इस तरह से हम सबको काम करना पड़ेगा। तो इसी तरह से अस्मात हम और आगे बढ़ते हैं। ये श्वास कल्प एक बहुत और सस्ता प्रयोग है। और सस्ता मैं वही देख रहा था कि संख्या और सोडा बाय कार्ब अगर हम ले लें प्रज्ञान सर, तो ये तो 50 रुपए की मेडिसिन बनी है साहब। सीधी सी बात है। और अगर हम 50 रुपए में किसी को, अगर आप अस्थमा के पेशेंट को 50 रुपए में अगर आप 10% भी आराम देते हो ना साहब, तो मैं समझता हूँ कि आप उसको अमृत दे रहे हो। लिटरली। आप नेक्स्ट लीजिए। आयुर्वेद की दवा वैद्य को हमेशा 1 रुपए की पड़ना चाहिए, और पेशेंट को आप देखिए, गरीब पेशेंट है तो 1 रुपए की दे दीजिए, और अमीर पेशेंट है तो आप 1000 की दीजिए, 10,000 की दीजिए, 1 लाख की दीजिए। आपकी दवा काम करना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस आपको आएगा जब आप प्रयोग करेंगे, और वो कॉन्फिडेंस आपको तब आएगा जब आप दवाइयां खुद बनाएंगे। तो बहुत छोटी छोटी चीजें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि आप खुद बना सकते हैं, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल में रहते हुए ये दवाइयां मैं अपने लिए भी खुद बनाता हूँ। ठीक है, तो ये काम हम कर सकते हैं। तो हम अगले फॉर्मुलेशन पे चलते हैं, श्वास कल्प। इसमें क्या है, शुभ्रा मतलब है फिटकरी। फिटकरी हमें लेकर आना है 20 ग्राम। 20 ग्राम फिटकरी की मार्केट रेट मुश्किल से 10 रुपए होगी सचिन भाई। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। और हम सबके घरों के आसपास जितने भी नाले हैं, जितनी भी नालियां हैं, जितने भी नदियां हैं, पोखरे हैं, झील है, या जहाँ पर गोबर पड़ा रहता है, कचरा फेंकते हैं लोग, सभी जगह आपको सफेद धतूरे के पेड़ लगे हुए जरूर मिलते हैं। बिल्कुल। सफेद फूल का धतूरा हमारे पूरे मध्य प्रदेश में तो बड़ा कॉमन एक पौधा है, जिसको सभी जगह लोग काट काट के फेंकते हैं कि ये नहीं चाहिए हमको, लेकिन वो हमको चाहिए। तो ऐसे आप 20 ग्राम फिटकरी लेकर आइए और उसको थोड़ा पाउडर करके और कढ़ाई में डाल दीजिए। कढ़ाई में डाल के जैसे ही आप कढ़ाई ऑन करेंगे, थोड़ी देर में वो फिटकरी मेल्ट होके और फूलने लगेगी और पॉपकॉर्न जैसी हो जाएगी।
जब ये फिटकरी पॉपकॉर्न जैसी होने लगे तो आप धतूरे के पत्ते का रस सिर्फ 200 ml मतलब मुश्किल से आधा ग्लास आपको रस निकालना पड़ेगा या 1 ग्लास मैक्सिमम। और उस कढ़ाई में ही गरम गरम कढ़ाई में ही जिसमें गैस जल रही है आप ये धतूरे का पत्ते का रस थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और उसको चलाते रहिए। कढ़ाई को चलाते चलाते थोड़ी देर के बाद में पूरा रस जो है वो फिटकरी पी लेगी, खत्म हो जाएगा सारा रस। वो पूरा खत्म होने के बाद भी 1 घंटे तक आप फिटकरी को लगातार चलाते रहिए और चलाने के बाद बस ये आपकी दवा तैयार है। मतलब 20 ग्राम फिटकरी इतना सा टुकड़ा है, उसमें आपकी दवा इतनी सारी बनेगी, एक पूरा 1 किलो का डब्बा भर के दवा बनती है ये। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, और अद्भुत योग। दवा की मात्रा सिर्फ 1 से 4 रहती है, बस इतनी क्या बात है। छोटी मात्रा। आप एक 125 mg का कैप्सूल खाली लेकर आइए बाजार से, हाँ, मुझे लगता है 60 रुपए के 500 कैप्सूल मिलते हैं और जी। उसमें आराम से भरिए इसको और ये आपका 1 पैसे कॉस्टिंग आएगी इसकी दवा सहित। 1 या 2 पैसे की कॉस्टिंग का कैप्सूल है, बिल्कुल। तो आप 10 रुपए का दीजिए, 50 रुपए का दीजिए, पेशेंट 100% धीरे धीरे ठीक होगा। 2 से 3 महीने तक इसका प्रयोग आपको करना है, आपको मजा आ जाएगा इसमें। और बहुत सुंदर योग, बहुत सुंदर योग। इसमें अनुपान के तौर पे अगर आपको लगता है कि कफ कम आ रहा है तो आप कंटकारी अवलेह का अनुपान दे सकते हैं, और लगता है कफ ज्यादा आ रहा है तो आप इसको मधु से दे सकते हैं, वासावले से दे सकते हैं, च्यवनप्राश से दे सकते हैं। इस तरह से आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नेक्स्ट स्लाइड, जब है ना हमारे पास एक्यूट अटैक वाला पेशेंट आता है, हम आयुर्वेद वाले क्या सोचते हैं कि यार इसको तो रेफर करो, ये तो एकदम सांस फूलते हुए आ रहा है, जोर जोर से सांस ले रहा है, पता नहीं कहीं मर ना जाए, तो इसको कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसे बहुत सारे हमें मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं अनडाउटेडली। अगर आपको लगता है कि इसकी कोई कार्डियक हिस्ट्री नहीं है और अगर वो आप उसको पहले से जानते हैं, ऐसे कोई पेशेंट को अगर एक्यूट अटैक आता है ब्रेथलेसनेस का, तो नागदमनी नागदोन हमारे घरों के बाहर बाउंड्री में फेंसिंग में लगा हुआ एक सामान्य पौधा है। आप गूगल करेंगे तो नागदमनी आपको मिल जाएगा। एक सामान्य सा पौधा है, इसकी जड़ आपको सिर्फ 2 ग्राम लेनी है और इसको आपने सुखा के रख लीजिए नागदमनी की जड़ों को, और मिक्सर में पाउडर करके, और 2 ग्राम की मात्रा अगर आप शहद से देते हैं उसको, और ये शहद से चटाने के बाद इमीडिएटली ये नागदमनी की जड़ में थोड़ा गुड़ के साथ इसको एक वर्तीसी बना लीजिए, और वर्तीसी बना के एक थोड़ा सा कंडा गरम करिए, या फिर कोई लकड़ी आपके पास हो या कोयला हो, कोई भी चीज आपको गरम करनी है, या फिर सिर्फ तवे के ऊपर आप गरम तवे पे वो वर्ती को रख दीजिए ऐसे कैसे, तो उसमें से बहुत सारा धुआं उठने लगेगा। और जैसे ही वो धुआं उठने लगे तो आप एक पेपर से इस तरह का कोन बनाइए, और कोन बना के और उससे पेशेंट को धूमपान करने के लिए बोलिए। धूमपान कैसे करना चाहिए? प्रायोगिक धूमपान कराना है। प्रायोगिक धूमपान मतलब जो धूमपान बहुत ही कैसे भी अगर आप धूमपान करते हैं तो उसको प्रायोगिक ही कहते हैं, सबसे नॉर्मल सिंपल तरीके आप उसको बोलिए नाक से लो मुंह से छोड़ो, फिर नाक से लो मुंह से छोड़ो। ऐसे मरीज जिनको गले के नीचे सांस लेने में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम है, उनको नाक से सांस धुआं लेने की जरूरत नहीं है, उनको मुंह से लेना है, मुंह से ही छोड़ना है। और जिनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की प्रॉब्लम है, उनको नाक से लेके मुंह से छोड़ना चाहिए। ये एकदम सिंपल बात है, करेक्ट ने बोला है, क्लियर है। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए आपको मुंह से ही लेना है, इस धुएं को मुंह से ही छोड़ना है। और जैसे ही एक बार वो धुआं अंदर जाएगा और पेशेंट ऐसे खांसी के साथ उसको बाहर निकालेगा, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में पेशेंट को सांस लेने में एकदम आराम होगा। सडन ब्रोंकियल डायलेटेशन करके देती है नागदमनी की जड़। क्या बात है, बहुत सुंदर। पहले उसको चटाइए और उसके बाद उसका धूमपान कराइए। इसी तरह से ये एक बहुत अच्छा प्रयोग है कनकादि बटी। कनकादि बटी भी हम बनाते हैं इमरजेंसी वाली कंडीशन में। आपको क्या करना है, सिर्फ भोलेनाथ के मंदिर जाना है सोमवार के दिन, और वहां पर धतूरे के फल चढ़ाते हैं सभी लोग। तो धतूरे के फल है ना, वो शिव जी को चढ़ाना है, सब लोग चढ़ा रहे हैं, अपने को लेकर आना है वहां से। बहुत सुंदर। शिव जी के घर में ही चोरी कर लो अपन, है ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शिव जी हमारे पिता है, हम वैद्यनाथ का अवतार है, तो हम सब वैद्यों के पिता है, उनकी सारी प्रॉपर्टी पे अपना अधिकार है, बिल्कुल। तो ऐसे 5-6 आप धतूरे के फल लेकर आ जाइए, और आके उनको काट के और उनके बीज निकाल के थोड़ा धूप में रख दीजिए 2 दिन, तो पूरे बीज सूख जाएंगे। 10 ग्राम चाहिए, 10 ग्राम मतलब 2 चम्मच, 2 चम्मच काली मिर्च, 2 चम्मच लौंग, इन तीनों को अच्छे से मिला के और 1 चम्मच गुड़ के साथ इनको अच्छे से मसलिए, और मसल के वही वर्तीसी बनाइए, तवे के ऊपर रखिए, धुआं निकलेगा, इसका धूमपान करिए। इसका धूमपान आप मुंह से करेंगे ना,
तो ऊपर जो मैंने नागदमनी बताया उससे भी 10 टाइम्स जल्दी आपकी सांस में इसमें फायदा होगा। और ये भी लगभग फ्री की दवा, 10 रुपए की दवा में पेशेंट को आप इमरजेंसी मैनेज कर सकते हैं। ये इमरजेंसी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं अपन। अब बहुत तो मजा सुंदर, आ जाने वाला है। बहुत सुंदर। और कम कॉस्टिंग करें तो अब अपन फ्री की दवा के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्री की जी। दवा जो है ये अर्क का दूध है। अर्क अच्छा। का दूध ऐसे तो पॉइजन है, लेकिन पॉइजन किसके लिए है? हमारी आंखों के लिए पॉइजन है, लेकिन हमारे लंग्स के लिए, हमारे लीवर के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए अमृत है बॉस। और मैं बिल्कुल। खुद मेरी प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा अगर मुझे यहाँ तक, यहाँ जहाँ मैं आज पहुंचा हूँ 10-12 साल में आयुर्वेद की प्रैक्टिस से, वो सारी प्रैक्टिस में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो अर्क के पेड़ का है, जो कैलोट्रोपिस प्रोसेरा हम कहते हैं। बिल्कुल। अर्क का पेड़, ये पेड़ से मुझे फ्री की दवा मिली हमेशा। बहुत सारी बीमारियों पे मैं इसका प्रयोग करता हूँ, लेकिन मैं आपको अस्थमा के लिए इसका एक रामबाण प्रयोग आज बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है कि एक बॉटल्स हमारे पास होती है, ऐसा एक बॉटल का ढक्कन लेना है और ढक्कन लेके आंकड़े के पेड़ के पास जाना है। कभी भी पेड़ से कोई चीज कलेक्ट करना है तो सबसे पहले उसको प्रणाम करना है और उनसे कहना है कि मैं फला फला समस्या के लिए आपके पास आया हूँ और मैं आपके इस पार्ट को लेके जाना चाहता हूँ और इस तरह का मरीज है, उसको आप प्लीज ठीक करिए। ऐसे प्रार्थना करके, और पेड़ को आपसे क्या चाहिए? सिर्फ पानी चाहिए। आप थोड़ा एक बॉटल पानी उनको चढ़ा दीजिए और एक पत्ता ऐसे तोड़िए। जैसे आप तोड़ेंगे पत्ता तो उसमें से दूध गिरेगा। आप ढक्कन में 2-3 बूंद आप कलेक्ट कर लीजिए और घर ले आइए। और घर लाके पेशेंट को बोलना है कि तुम्हें गाय का दूध लेकर आना है रोज क्लिनिक पे, और मैं उसमें एक दवा मिला के दूंगा और 100 रुपए इसका पर डे का चार्ज रहेगा कम से कम। ऐसे करके पेशेंट से देशी गाय का दूध मंगाना है, क्योंकि हमें देशी गाय को भी बचाना है, क्योंकि उससे गोमूत्र गोबर सबसे हमारी बहुत सारी औषधियां बनने वाली हैं। तो देशी गाय का दूध ढूंढेगा, लेकर आएगा। और एक इसका वर्धमान प्रयोग करना है हमें। वर्धमान, जैसे वर्धमान पिपली प्रयोग हम सब लोग जानते हैं कि 3 पिपली से शुरू करते हैं और 30 तक जाते हैं। इस तरह से अर्क दूध का वर्धमान प्रयोग कैसा? 1 बूंद से शुरू करना है। 1 कप 2 चम्मच दूध में 1 कप दूध डालना है श्वेत अर्क का और पीना है। अगले दिन 2 बूंद, फिर 3 बूंद, 4 बूंद, ऐसे 10 बूंद तक लेकर जाइए। और 10 बूंद के बाद वापस घटाते हुए 1 बूंद तक लेकर आइए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। वर्धमान क्रम में अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो पेशेंट को ना चक्कर आएंगे, ना घबराहट होगी, ना बेचैनी होगी। और दूसरे तीसरे दिन पेशेंट बोलेगा कि बड़ा ट्रेमेंडस रिलीफ मुझे मिल रहा है, पता नहीं वैद्य जी कौन सी दवा मिला के दे रहे हैं, और आपकी दवा की कीमत 0 रुपीज चल रही है आज। बिल्कुल। नहीं, मैं आपसे यही बात, प्रज्ञान भाई इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, लेकिन मैं आपसे यही बात पूछना चाह रहा था, क्योंकि अर्क दुग्ध को विष कहा गया है, ये भी उपविष में अर्क को प्रयोग किया गया है जी, और आप उसको डायरेक्टली दूध में मिला करके प्रयोग कर रहे हैं, ये अद्भुत योग है। तो मैं थोड़ा सा आप इस पर अगर प्रकाश डालें कि गोदुग्ध के साथ में इसका यूज, फिर मैं समझ चुका हूँ कि फिर आपने एंटीडोट के साथ में इसका प्रयोग करा लिया। अब थोड़ा सा इस पर आप प्रकाश डालें कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। जी, गोदूध में जैसे ही आप अर्क का दूध डालेंगे, क्योंकि ये विष है, वो इमीडिएटली दूध जो है वो फट जाएगा। इसीलिए पेशेंट के मुंह के पास ले जाकर आपको इमीडिएटली दूध डालना है और पीना है, पिलाना है पेशेंट को, क्योंकि वो पेट के अंदर जाके फटना चाहिए, बाहर नहीं फटना चाहिए। ठीक है। बाहर फट गया तो क्या होगा? तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन पेशेंट को अच्छा नहीं लगता फटा हुआ दूध पीने में। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए तुरंत पिलाओ ताकि वो अंदर जाके फटे और आपका राज भी पेट के अंदर ही रहे और उसकी बीमारी भी पेट के अंदर उतर के बाहर निकल जाए अगले दिन। क्योंकि जो अर्क का दूध है वो मृदु रेचक भी है, कार्य करता है। और अगर तो वो नित्य रेचन भी होगा। और अगर ज्यादा मात्रा चली गई तो पेशेंट मरेगा क्या? नहीं मरेगा, उसको वमन हो जाएगा, और वमन हो गया तो भी अपने लिए अच्छा ही है। पूरे लंग्स का जितने ब्लॉकेज है, कंजेशन है, वो सब रिलीज हो जाएगा उसका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दोनों ही स्थिति में जो स्थिति है वो अपने कंट्रोल में है बहुत। और कभी भी आंकड़े के किसी भी प्रिपरेशन से, कैलोट्रोपिस के किसी भी प्रिपरेशन से कोई भी कॉम्प्लिकेशन आता है तो आप 1 कप दूध में 2 चम्मच घी, 2 चम्मच शक्कर डाल के पिलाइए। मोशन भी बंद, वॉमिटिंग भी बंद, घबराहट बंद, पेशेंट एकदम रिलैक्स हो जाता है। तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये मल्ल का जो हमने पहले बात की थी, संख्या का एक और छोटा सा प्रयोग, ये भी बड़ा अच्छा प्रयोग है। इसको हमें क्या करना है? संख्या लेना है 1 ग्राम, वंशलोचन लेना है 10 ग्राम और मिश्री लेना है 10 ग्राम। आजकल वंशलोचन जो बाजार में मिलता है वो फैक्ट्री में बना हुआ मिलता है, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि केमिकल फॉर्मूला तो वही है। क्यों?
बिल्कुल सही, सचिन भाई। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। ये 1 ग्राम मल, 10 ग्राम अंशलोचन, 10 ग्राम स्टीन को मिला के हमें 24 घंटे मर्दन करना है। अभी आयुर्वेद के वैद्य हम इतने आलसी होते जा रहे हैं कि अगर कोई बोलता है 24 घंटे मर्दन करना है तो हमारा दिमाग हो जाता है खराब। हम बोलते हैं कि नहीं नहीं ये दवा हटाओ बस, ये नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, 24 घंटे मर्दन करना मतलब कोई 24 घंटे आपको खाना पीना छोड़ के और सब नहाना धोना छोड़ के मर्दन नहीं करना होता। इस तरह का एक छोटा सा खरल आप अपने क्लिनिक पे रखिए, अपनी कार में भी उसको आप लेकर ट्रैवल कर सकते हैं, अपने घर भी ला सकते हैं। और जब आप फ्री बैठे होते हैं व्हाट्सएप पे या फिर आप क्लिनिक पे या घर पे फ्री बैठ के टीवी देख रहे हैं, धीरे धीरे आप उसको मर्दन करते रहिए। और आप टाइम का थोड़ा ध्यान रखिए, 1 हफ्ते में भी अगर वो 24 घंटे का मर्दन पूरा होता है तो आपका काम हो गया। और इस तरह से आपकी दवा तैयार है। और मात्रा देखिए 1 से 2 रत्ती देना है, वो भी सुबह शाम दोनों टाइम में। और मधु मलाई मिश्री किसी भी चीज में मिला के आप दे सकते हैं, शुद्ध लें प्रज्ञान, तो बहुत हमारे अच्छा है। शास्त्र में, हमारे रस शास्त्र में कहा ही है, मर्दनम गुण वर्धनम च। जितना एब्सोल्युटली। मर्दन करेंगे उतना गुणों का वर्धन होगा। बिल्कुल अभी बिल्कुल मैं सचिन भाई। आपके सारे प्रिपरेशंस में देख रहा हूँ कि आप में मर्दन आपने अच्छे से किया है और उसी के रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड बिल्कुल देते हैं सचिन भाई। जी। हाँ, इसमें अगर मेरे पास में एक बार एक पेशेंट आया सचिन भाई, उसने जी। उसको क्या हुआ कि एक्यूट ब्रेथलेसनेस थी और मुझे लगा कि उसको माइनर अटैक आया है। और हम्म। उनकी धर्मपत्नी उनको लेकर आई और वो दोनों ही 60 साल के ऊपर उम्र के थे और अपने हाँ। पारिवारिक संबंध थे। और मेरे जी। क्लिनिक पे लाके उन्होंने बिठा दिया। और वो पेशेंट 6.5 फीट के और कम से कम 120 किलो के पेशेंट। हम्म। और एक्यूट ब्रेथलेसनेस, हेवी ब्रेथ, चेस्ट कंजेशन हो रहा है उनको, नेजल कंजेशन हो रहा है और पूरे शरीर पसीने से तरबतर। तो मुझे लगा इनको माइनर अटैक आया है या फिर अस्थमा का अटैक भी साथ में हो सकता है। दोनों ही कंडीशन में मैं वो पेशेंट को रेफर नहीं कर सकता था, क्योंकि रेफर करना मतलब मुझे ही उनको उठा के कहीं लेकर जाना है। और मैं इतना ताकतवर था नहीं कि मैं 120 किलो के आदमी को उठा के ले जाऊं। तो मैंने कहा जी। बॉस अभी अपने को खुद कुछ करना पड़ेगा। उस टाइम पे मेरे पास में ये नाक दमनी ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि अगर आप एरंड तेल में नमक मिला के और अगर आप चेस्ट पे मालिश करते हैं तो कितना भी कफ ने आवरण कर दिया हो वायु का, कितना जी। भी कफ ने मार्ग अवरोध कर दिया हो, कितना भी कंजेशन आ गया हो, क्योंकि एरंड तैलम वात हरा नाम श्रेष्ठम ऐसे जी। सब है। लवण भी जो है वो विलय करता है दोस्तों का। तो मैंने इमीडिएटली क्या किया कि सबसे पहले ब्लैक सॉल्ट भी मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ कि एक बहुत पुराने वैद्य जी के पास में गया था एक बार। उनके पास रात में 2 बजे एक मरीज आया और उसने बोला कि डॉक्टर साहब मेरे पिताजी की सांस उखड़ गई है और वो बिल्कुल ऐसा लगता है मर जाएंगे थोड़ी देर में। और वैद्य जी को आ रही थी बहुत तेज नींद। तो उन्होंने क्या किया, मुझे बोला कि प्रज्ञान तुम आधा चम्मच काला नमक उसको दे दो पुड़िया में बांध के। मैं उनके पास सीखने गया था, तो मैंने काला नमक उनको बांध के दे दिया। वैद्य जी ने बालकनी से बोला कि भाई अपने पिताजी के मुंह में डाल देना और कह देना इसको गुटकना नहीं है, खाली मुंह में भर के रखना है। तो वो चला गया और बोलना पिताजी से कि सुबह 6 बजे आके मुझे दिखाए। तो मैंने फिर सुबह पूछा वैद्य जी से कि आपने गुटकने के लिए मना किया ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि नमक जो है ये कोई अपने गुटकने से अंदर जाएगा ऐसा नहीं है, वो तो अपने आप अंदर जाता ही है, भले आप बिल्कुल, मैं यही सोच रहा था कि गुटकने से मना करने से क्या सेंस निकलेगा उसका। गुटकने से मना इसलिए किया क्योंकि अगर वो निकलेगा नहीं अपने आप तो क्या है इनवॉलेंटरीली बहुत कम मात्रा में वो काला नमक धीरे धीरे नीचे उतरेगा और नीचे उतर के सारे दोषों का विलय करेगा। तो मरीज मुझे लगा वो सुबह तक सच में मर जाएगा, काले नमक से कौन ठीक होता है यार। लेकिन सुबह 6 बजे देखा तो वो पेशेंट बाहर खड़ा है और वैद्य जी को बोल रहा है कि आपने जो रात में पुड़िया दी थी उससे तो चमत्कार हो गया, मेरे को 4-6 घंटे बड़े अच्छे निकल गए, अब वैद्य जी मेरा आप आगे इलाज करो। तो मैंने मेरे पास जो मरीज आया उसको मैं सबसे पहले काला नमक चटाया 1/4 चम्मच। मैंने वही कहा कि इसको गुटकना मत और एरंड तेल 1 चम्मच लेके और उसमें 1/4 चम्मच सेंधा लवण डाल के गैस पे मैंने गरम किया और गरम गरम ऊपर से नीचे की तरफ मैंने चेस्ट में, शोल्डर्स पे, गले में और बैक पे ऊपर से नीचे कस के थोड़ा सा कस के मालिश करना शुरू किया। और धीरे धीरे वो पेशेंट इतने नॉर्मल हो गए कि उनको पूरे स्वेटिंग आनी बंद हो गई, ब्रीदिंग इजी आ गई। और मुझे नहीं पता कि उनको कार्डियक अरेस्ट था या अस्थमा का अटैक था, लेकिन जब भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन आपके साथ में आए, बाद में मैंने इसको पढ़ा भी और कई वैद्यों से मैंने सुना भी कि अगर एक्यूट कार्डियक अरेस्ट भी आपको किसी पेशेंट को आ रहा हो और आप एरंड तेल और सेंधो मिला के ऊपर से नीचे अगर आप, क्योंकि प्रतिलोम गति हो जाती है वायु की, इस वजह से कंजेशन होते हैं और इसी वजह से अस्थमा का अटैक भी आता है। तो अगर आप इसको ऊपर से नीचे मालिश करना शुरू करते हैं तो दोषों का विलय होता है और वायु की गति सामान्य होती है
और आप बहुत आसानी से एक बहुत मुश्किल इमरजेंसी कंडीशन को आप मैनेज कर सकते हैं। और ये भी बॉस लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट आपने मैनेज किया, एंड यू कैन टेक एनीथिंग यू कैन आस्क फॉर। डेफिनेटली। इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि मेरे को एक बहुत अच्छे वैद्य मिले, उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपको अस्थमा ठीक करना है तो आप त्रिकटु में सिर्फ दालचीनी मिला दीजिए। तो मुझे लगा कि ये तो मजाक कर रहे हैं, इतने बड़े श्वास विकार रस ये वो सब देख के तो कुछ हो नहीं रहा और त्रिकटु में दालचीनी मिलाने से क्या होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि त्रिकटु और दालचीनी ये 4 चीजें हो गई, चारों को बराबर मात्रा में आप मिलाइए और आप आधा आधा चम्मच सुबह शाम पेशेंट को देना शुरू करिए। और चूंकि अस्थमा जैसे कंडीशन में श्वास में मुहुर्मुहु देने के लिए भी कहा है, तो आप बिल्कुल सही। मुहुर्मुहु, ये त्रिकटु और दालचीनी का कॉम्बिनेशन आप दिन में 10 बार भी देंगे तो भी उसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, पेशेंट की भूख बढ़ेगी और उसको अच्छा ही लगने वाला है। तो ये त्रिकटु और दालचीनी का जो कॉम्बिनेशन है, इसको 1 टीस्पून बीडी की मात्रा में अगर आप 21 दिन तक देते हैं तो ये भी अस्थमा को इतने अच्छे से ठीक करना शुरू कर देता है। नए पेशेंट को आप जरूर दीजिए त्रिकटु और दालचीनी, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। बहुत बढ़िया। अश्वगंधा का क्षार, मैं आपको बताऊं, अश्वगंधा के पेड़ हमारे आसपास लगे होते हैं और हमें पता नहीं होता कि इसको हम उखाड़ के जड़ ले जाएंगे तो पेड़ का क्या होगा। इतने सारे बड़े बड़े पूरे फैले हुए झाड़ी जैसे हो जाते हैं अश्वगंधा के पेड़। तो आप सुबह सुबह रोज कटर लेके जाइए और ऊपर की सारी झाड़ियां काट के लाइए और लाके आप धूप में छत में पटक दीजिए। जब सूख जाए तो उसमें सब में कपूर डाल के आग लगा दीजिए और आग लगा के पानी में घोल दीजिए और पानी में घोल के छान के और जो ऊपर का पानी है उसको कढ़ाई में जलाइए तो आपको आखिरी में नमक की लेयर मिलेगी, वो अश्वगंधा क्षार है। उसको मधु और घृत में मिला के अगर आप देते हैं, मधु और घृत तो पॉइजन है, इसीलिए अगर मधु और घृत दोनों मिलाने का निर्देश है तो ये कल्प बनता है। कल्प मतलब इसमें मधु की मात्रा होती है 4 गुना और घृत की मात्रा होती है 1 गुना, और इनको अच्छे से मिलाकर और फिर ये नॉन स्टिकी भी हो जाता है, सेल्फ प्रिजर्व भी हो जाता है और ये कायाकल्प करती है कल्प वाली जो प्रिपरेशन होती है। तो अश्वगंधा क्षार का भी आप बड़ा अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी दवाइयों में से कोई भी एक दवा भी चलेगी, उतनी अच्छी दवाइयां हैं ये सारी हम अपने प्रैक्टिस में यूज करते हैं। जब जो मिल जाए तब वो उठा के दे देते हैं पेशेंट को। बिल्कुल सही। इसी तरह से सोमलता भी बाजार में रॉ मटेरियल के तौर पे मिलती है, इसका भी आप शरबत बना के काढ़ा बना के दे सकते हैं। सोमासो है, श्वास कुठार रसम देते ही है। अच्छा, नस्ये में आचार्य चरक ने भी लिखा है कि इमरजेंसी कंडीशन में श्वास हो, हिक्का हो, ऐसे कंडीशन में आप लहसुन, पलांडू, प्याज और गाजर, इनके मूल के स्वरस का अगर आप नस्य करते हैं तो भी इमीडिएटली मतलब लाइक विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में पेशेंट को एकदम आराम मिलता है। तो ये भी एक इमरजेंसी मैनेजमेंट है, क्योंकि मुझे लगता है शायद इरिटेबिलिटी बढ़ती है, इस वजह से पेशेंट का माइंड भी डाइवर्ट होता है और उसको सांस में भी आराम होता है डेफिनेटली। और इसके अलावा कायफल का एक बड़ा अच्छा प्रयोग मुझे पुराने ग्रंथों में मिला और इसको मैं प्रयोग करता हूँ कि कायफल भी एक बहुत सस्ती दवा है, 70-80 रुपए किलो मिलती है, इतनी सारी जड़ें आ जाती हैं, ये छाल आती है कायफल की। इसको आपको 1/12 तक इसका कषाय बनाने का निर्देश है, ये बड़ा अद्भुत है। अष्टमांश नहीं है, षोडमांश नहीं है, चतुर्थांश नहीं है, द्वादशांश इसका कषाय आपको बनाना है। तो 250 ml में आप 100 ग्राम मधु मिला के और इसको रख दीजिए, ये खराब नहीं होता कायफल, ये सेल्फ प्रिजर्व्ड हो गया। और इसको कम से कम बच्चों को 4 बूंद और बड़ों को 20 बूंद अगर आप हल्के गुनगुने पानी से देते हैं तो ये भी इमरजेंसी भी मैनेज करता है और धीरे धीरे अस्थमा को भी ठीक करता है। और गले के जितने विकार है, चाहे वो गलौग हो, चाहे वो थायराइड की कंडीशन हो, उनमें भी बड़ा चमत्कारी काम करता है कायफल, इसको आप उपयोग करें। और इसके अलावा कफ और वात शामक चिकित्सा आपको करना चाहिए। पुराना गुड़, अगर आपको 1-2 साल पुराना गुड़ मिलता है, सरसों के तेल में मिला के अगर आप संभाग 21 दिन देते हैं, इससे भी बहुत अच्छा काम। मयूर, पिच्छ भस्म और पिप्पली, मधु, ये सब तो हमारे क्लासिकल कॉम्बिनेशन है। अच्छा, विभितकी ये बहुत अच्छा प्रयोग है। विभितकी का चूर्ण सिर्फ 10 ग्राम और मधु 6 ग्राम, इसको अच्छा मिक्स करके पेशेंट को सुबह सुबह 21 दिन तक दीजिए खाने के लिए, और फिर आप देखिए मजा, कितना अच्छा अस्थमा का इतना सस्ता और सुंदर ट्रीटमेंट हमें मिला है। अच्छा, अब हम प्रतिष्ठाई की तरफ चलेंगे सचिन भाई। जी, मैं अभी शिफ्ट करता हूँ। प्रतिष्ठाई में मुझे लगता है जो हमने वीडियो डाला था, हम वो वीडियो सुना सकते हैं क्या पहले? मैं देखता हूँ ये वाला वीडियो। हाँ, एक छोटा सा आप सुनाए, उसके बाद प्रतिष्ठाई पे हम बड़ा मजेदार बात करने वाले हैं। मुझे लगता है ऑडिबल नहीं हो रहा है अभी। ऑडिबल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है।
ठीक है। हेलो डॉक्टर हाँ जी। सचिन। जी सर। डॉक्टर सचिन जी बिल्कुल सर, आवाज नहीं आ रही है। मुझे लगता है ये बिल्कुल वीडियो बंद करके डॉक्टर साहब को कंटिन्यू करवाओ। अच्छा हाँ बिल्कुल जी, आवाज ठीक नहीं आ सर, रही है। ठीक सर। प्रज्ञान सर आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, ठीक है। अब जी, ठीक है, हम साइनोसाइटिस वाली स्लाइड पे यहाँ चलते हैं। यहाँ से लेते हैं जी। साइनोसाइटिस में कैसे होता है कि कंप्लीट, मेरे पास साइनोसाइटिस के बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको पेशेंट डॉक्टर्स ने बोला है कि इनको ऑपरेट करना ही पड़ेगा, हड्डी काटनी पड़ेगी, नेजल सेप्टल डिविएशन है, और इसको डायग्नोज करने के लिए हमें साथ में कुछ ना कुछ हेडेक रहेगा, लाइक फ्रंटल साइनोसाइटिस है, मैक्सिलरी है, इथनॉइड है, जो भी साइनोसाइटिस है उनको, क्योंकि ये हम दुष्ट प्रतिशाई की बात कर रहे हैं, ऐसे कंडीशन की बात कर रहे हैं जब पेशेंट बिल्कुल खराब कंडीशन में है, तीनों दोष उसके जो है वो दूषित हैं, और ऐसा लग रहा है कि अब ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं है। मैं ऐसे पेशेंट के बारे में यहाँ पे ट्रीटमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं जिनके पिछले 2 साल, 5 साल, 10 साल से कंप्लीट नेजल ब्लॉकेज है, वो लोग नाक से सांस ले ही नहीं रहे, पूरी रात मुंह से सांस लेते हैं, पूरे दिन मुंह से सांस लेते हैं, और कई ऐसे पेशेंट जिनको 8-8, 4-4, 5-5 ऑपरेशन हो चुके हैं नाक के, और फिर भी उनको कंटिन्यूअस शिरशूल है, ज्वर है, और अगर हम नाड़ी परीक्षण करेंगे तो द्रुत गति है, बहुत विषम गति है और बहुत तेज तेज है, ऐसा लगता है अब गए कि तब गए, इतनी खराब कंडीशन, और स्पर्श में वेदना है, नाक छुए तो बहुत पेन है, पूरी रेड है नाक, और नेजल सेप्टल डिविएशन है, जैसे अपने अखिलेश यादव जो यूपी के सीएम है, उनकी नाक भी थोड़ा सा डिविएटेड है मुझे लगता है। तो इस तरह के कंडीशन में जब पेशेंट आपके पास आता है और बोलता है कि बहुत बड़े ईएनटी सर्जन ने बोला है कि ये तो तुम्हारी नेजल सेप्टल डिविएशन तो काट के ही सही करना पड़ेगा, और इतने सालों से तुम्हारी नाक बंद है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होने वाली है, तो कैसे मैजिक हम कर सकते हैं ऐसे पेशेंट में, और कैसे हम गारंटीड वो पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सचिन से हम नेक्स्ट स्लाइड लेंगे। इसमें भी मैं आपको बोलूं, हम शुरू कर रहे हैं तो हम गोमूत्र से ही शुरू कर रहे हैं, क्योंकि गोमूत्र जो काम करेगा ना बॉस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वो काम कोई भी नहीं करेगा। आपको क्या करना है, 120 ml गोमूत्र, मतलब 120 ml गोमूत्र में आपको शुभ्रा भस्म, जो फिटकरी की भस्म है, वो सिर्फ 1 ग्राम डाल के अच्छे से हिला के और वो बॉटल पेशेंट को दे दीजिए। अब ये बॉटल की कीमत जो है ये मुश्किल से मुझे लगता है 10 रुपए होगी, और इसको आप 200-300 रुपए का दीजिए, और पेशेंट को बोलिए कि ये तुम्हें आधा आधा चम्मच पानी में मिला के, रूह अफ़ज़ा में मिला के, या मिरिंडा में मिला के, माज़ा में, में किसी चीज में मिला के पियो, और इसको पीने से 7 दिन 21 दिन के अंदर इतने बढ़िया रिजल्ट आते हैं सचिन सर साइनोसाइटिस के अंदर, कि पेशेंट आपके पास सांस लेता हुआ ही आएगा 120 ml खत्म होने के पहले, क्या आपको बात थैंक है, यू बोल बहुत के सुंदर, जाएगा पेशेंट। बहुत सुंदर। हाँ, लेकिन प्रज्ञान सर, और जो आप अनुपान बोल रहे हैं वो इतने वेरिएशन के साथ कैसे? ये बहुत अद्भुत चीज है। हाँ, क्योंकि गोमूत्र एक ऐसी चीज है जो दूध के अलावा, अगर आप दूध में डालोगे तो दूध फट सकता है, अगर जी, शुद्ध दूध है देशी गाय का तो नहीं फटेगा, और कोई दूध है तो पानी मिला है, केमिकल इंजेक्शन गाय को लगा के और दूध निकाला तो जरूर दूध फटेगा। ठीक है, और इसके, क्योंकि गोमूत्र लोग पीना नहीं चाहते, लोगों को लगता है ओके। पता नहीं क्या पेशाब पी रहे, क्या पी रहे, ऐसा जी लगता जी है लोगों जी को, जी 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 तो जी जी। इसीलिए पेशेंट्स को हमें ना बहुत लिबरल होकर ऑप्शन देने हैं कि तुम्हें वही क्या अच्छा देख लगता है। रहा हूँ मैं वही हाँ। देख रहा हूँ कि मैं जितने बंदिश लगा रहा हूँ आप उतना फ्री कर रहे हैं पेशेंट को। मैं जी। तो पेशेंट को बोलता हूँ अल्कोहल के अलावा और किसी भी चीज में मिला के पियो, बस कोई दिक्कत नहीं। सही, क्योंकि हम नशा मुक्ति सही। पे भी काम करते हैं, इसलिए अल्कोहल जी तो नहीं देना है। जी। और इसके अलावा ये घी घी 20 ग्राम, हरिद्रा, अदरक, गुड़, ये भी बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन है, इनको भी मिला के आपको, लेकिन ये आपको पेशेंट के लिए पर डे बनाना पड़ेगा, ये रोज ओके, की मात्रा है, और सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम में आप देते हैं, बहुत अच्छे साइनोसाइटिस में रिजल्ट आपको 3-4 दिन में मिलते हैं इससे। ठीक है। और कफ चिंतामणि रस, ये एक बहुत अच्छी दवा है जिसको मैं प्रयोग करता हूँ, ये 2-2 रत्ती दिन में 2 बार, अदरक और मधु इसके साथ देना चाहिए, और लंच और डिनर के बाद देना है, इसको ब्रेकफास्ट के बाद नहीं देना, लंच ठीक है, और डिनर के बाद देने का, ये बड़ा अच्छा काम करती है साइनोसाइटिस में। बहुत और सुंदर।
सुंदर। पुष्कर मूल अगर आपको असली मिल जाए, अगर आपको अच्छा वाला पुष्कर मूल मिलता है, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि पुष्कर मूल सिर्फ 1 चम्मच आपको एक ही बार रात में देना है और अगले दिन पेशेंट की नाक बिल्कुल खुली हुई रहेगी, चाहे कितने ही सालों से उसकी नाक बंद हो। बहुत इतना सुंदर, क्या बात चमत्कारी है। काम पुष्कर मूल का सचिन भाई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और बहुत लेकिन बढ़िया। 90% पुष्कर मूल मार्केट में नकली मिलता है। वो लोग कभी निर्गुंडी की जड़ें दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं उठा के, ये दुख की बात है। लेकिन अगर आपको अच्छा पुष्कर मूल मिले तो बस 1 चम्मच एक रात देना है और इसको आप फिर रैंडमली 3 दिन में एक बार, 7 दिन में एक बार ऐसे आप देते रहिए पेशेंट को। और वो एक एक जो मात्रा है उसको बहुत अच्छे से पैक करके कम से कम 100 रुपए की एक डोज दीजिए। तो बहुत सुंदर। आपको भी अच्छा लगेगा, पेशेंट को भी अच्छा पेशेंट लगेगा। को भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल। अच्छा, नस्से का बहुत अच्छा उपयोग है। हमने ये कुछ एक तरह के नस्से जो हैं ये रैंडमली साइनोसाइटिस के पेशेंट्स पे हम देते हैं और हमको बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये मैंने आपके सामने इसको बहुत ऑर्डर में लिखा हुआ है। जैसे षड बिंदु तेल अकेला आप डालेंगे ना तो साइनस में उतने अच्छे रिजल्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको स्वर्णक्षीरी स्वरस के साथ उसका आप पाक कर दें, जैसे अभी गर्मी के मौसम में स्वर्णक्षीरी आपके घर के चारों तरफ आपको मिलेगी, आप बिल्कुल सही। तोड़ कर लाइए और ला के उसकी जड़ों को थोड़ा क्रश करके मिक्सी में घुमा दीजिए और घुमा के आप उसका रस निकालिए। षड बिंदु तेल अगर हम लेते हैं 10 ml, तो स्वर्णक्षीरी स्वरस आपको लेना है 40 ml, 4 गुना। और उसका पाक करके 2-2 बूंद नाक में दिन में 4, 5, 6 बार तक डालने को बोलिए। ये प्रतिमर्श नस्ते है जिसको आयुर्वेद में लिखा है कि आप ब्रश करने के बाद 2 बूंद डाल लीजिए, नहाने के बाद डालिए, नाश्ते के बाद, बिल्कुल, दिन भर हर 1-2 घंटे में आप डाल सकते हैं। बहुत अच्छे इसके स्वर्णक्षीरी के साथ तो बड़े मैजिक। स्वर्णक्षीरी एक्चुअली है ना स्टेरॉइडल प्रॉपर्टी रखता है सचिन भाई, तो ये पहले दिन से पेशेंट को लगता है कि अरे ये तो एकदम खुल गई नाक हमारी। बहुत इसी सुंदर। तरह से आंकड़े का जो पेड़ होता है उसमें जो पीला पत्ता है, पीला पत्ता कैसे, जो पीले पत्ते को हम हाथ में पकड़े और बिना प्रयास के वो हाथ में आ जाए, हाँ, जो बिना आसानी से प्रयास, टूट जाए। हाँ आसानी से टूट जाए। आसानी से टूटने वाले पीले पत्ते के पीछे दूध नहीं निकलेगा और जो थोड़ा प्रयास से तोड़ना पड़ेगा उसमें दूध निकलेगा। तो इसमें बिना दूध निकलने वाला हम पीला पत्ता लें और उसका रस निकाल के 2-2 बूंद नाक में डालें, तो ये भी 3-4 दिन में बहुत अच्छा करता है जीर्ण दुष्ट प्रतिशाय के पेशेंट को। इसी तरह से षड बिंदु तेल और एरंड तेल, ये बड़ा अद्भुत कॉम्बिनेशन सचिन भाई, पुराने वैद्य जी ने बताया, बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन। कफ का भी निस्सरण होगा और वायु भी अपनी सामान्य स्थिति में आएगी। बहुत अच्छा एरंड तेल का नासागत प्रयोग में भी पहली बार देख रहा हूँ, जैसा आपने अभी शो किया। जी बिल्कुल। और ये प्रयोग केश से भी है बहुत अच्छा और नेत्र प्रसादक भी, ऐसे पुराने वैद्यों ने लिखा है किताबों में एरंड तेल और षड बिंदु तेल को हम बहुत उपयोग करते हैं, बड़ा चमत्कारी। इसी तरह से केसर घृत का मैं आपको प्रयोग बताऊं कि आप लीजिए 100 ml देशी गाय का घी लीजिए और उसको गर्म करिए और गर्म करके करीब 20 केसर के जो तंतु हैं उनको लेके घी में उंगली डुबो के और घी में मसल दीजिए अच्छे हाथ से, बस ये आपका केसर घृत तैयार हो गया। इसमें कोई पाक आपको केसर का करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गर्म घी में मसलना है केसर को और इसको आप भर के रख लीजिए, तो छानने की जरूरत नहीं। 2-3 दिन में केसर पूरी अपने आप डिजोल्व हो जाएगी घी में और बहुत अच्छा खुशबूदार रॉयल आपको नस्से मिलेगा इसमें। और इसको आप बॉटल में भर के 2-2 बूंद दिन में 5-6 बार डालिए नाक में, डे 1 से पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसी तरह से मरुआ तुलसी का एक हमें बहुत जगह सड़क के किनारे में लगी हुई मिलती है, इसमें भी कपूर डाल के, कपूर कितना डालना है तो मरुआ तुलसी का रस निकाल के अगर आप 1 चम्मच रस निकालते हैं तो उसमें आपको राई के बराबर जो कपूर है उसको मसल के घोलना है। और अगर नवीन प्रतिशाय है तो 1 हफ्ते में ठीक होता है और अगर दुष्ट प्रतिशाय, जीर्ण प्रतिशाय है तो 2 हफ्ते में ठीक होता है। इसका ड्यूरेशन लिखा है पुराने वैद्यों ने अपने ग्रंथों में। बिल्कुल मैं भी देख रहा हूँ कि आपने 1 वीक और 2 वीक का मेंशन किया है यहाँ पे नवीन और जीर्ण में। बिल्कुल। इसी तरह से हम आगे अगर देखते हैं तो मुझे लगता है दुष्ट प्रतिशाय में नेजल पॉलिप भी एक बहुत बड़ा कारण होता है और नेजल पॉलिप आते ही हमारे वैद्य बोलते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं होगा, डॉक्टर ने बोला है तो काटना ही पड़ेगा। हमें भी कॉलेज में यही पढ़ाया कि तो काटना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत आसानी से ठीक होने वाली एक नेजल पॉलिप की एक कंडीशन हमारे सामने आती है और इसको आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए कि ये मैं ठीक कर दूंगा। और सर्जन ने कितने पैसे बोले, 25,000, ठीक है मैं 5,000 रुपए लूंगा और मैं ठीक कर दूंगा। ऐसे आप गारंटी लेके और उसका ट्रीटमेंट शुरू करिए। आपको क्या करना है, भल्लातक का एक फल लेना है और भल्लातक के फल को गैस पे गर्म करना है और गर्म करके आगे से काटना है। काट के
सुई लीजिए अपने हाथ में, नीडल लीजिए, और जो भल्लातक का तेल, जैसे आप काटेंगे तो भल्लातक का काला तेल निकलेगा उसमें से, उसको आप सुई की नोक पे लगाइए और पेशेंट को लिटा के और उसके सीधा आपका हाँ ऑडिबल है, ऑडिबल है। हाँ, सुई हाँ की नोक से आपको वो तेल लगाना है, और ये आपको आज लगाया है तो फिर 3 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद, ऐसे आपको मुश्किल से 3 या 4 सीटिंग सचिन भाई लेनी पड़ेगी, और वो ठीक है, पूरे श्रिंक होके पूरा गायब हो जाता है। ये बहुत हमारे सुंदर। बहुत प्यारा सा प्रयोग है। ये तो आपने सर्जरी कर दी पूरी की पूरी पेशेंट की, हाँ, बहुत सुंदर। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी तो है हम लोग, हाँ भूल सर्जरी तो है, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। इसी तरह से मूषक तेल जो ये चूहे का तेल होता है, अगर जी हमें अच्छा नहीं लगता है तो हमें महाराष्ट्र में कई कंपनियां बनाती हैं, वो हम लेके लगा सकते हैं। शिखरी तेल बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये अपा मार्ग की जो शिखा है, ऊपर ऊपर जो जी फ्रूट्स आते हैं जी उनको काट के और तिल तेल में पकाया हुआ ये शिखरी तेल होता है, अपा मार्ग का तेल। ये भी बहुत अच्छा काम करता है नेजल पॉलिप्स पे। गुड़ और अदरक समान मात्रा में मिला के इसका भी नस्ल देते हैं, तीक्ष्ण नस्ल होता है, इसके भी जी बहुत अच्छे रिजल्ट हमको आते हैं। और पहले दिन तो पेशेंट को आपको प्रथमन नस्ल देना ही है। सीधा बिल्कुल। आपको 6 अंगुल का एक अपना पेपर का रोल बनाइए, एक तरफ त्रिकटु रखिए या वचा रखिए, और दूसरे तरफ से फूंक दीजिए। पेशेंट बिल्कुल तनतनाता तमतमाता वो उठेगा, आपके ऊपर हो सकता है थोड़ा चिल्लाए भी, लेकिन 1 घंटे उसको बाहर बिठा के रखिए, पूरा कफ निकलता रहेगा, और 1 घंटे में वो बहुत दिनों के बाद पहली बार दोनों नाक खुली हुई महसूस करेगा। तो प्रथमन बहुत नस्ल सुंदर, का भी बहुत अच्छा प्रयोग हमको जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। इन सबसे इम्पोर्टेंट जो है, अगली स्लाइड हम ये, हाँ, इन जी सबसे इम्पोर्टेंट जो हम दुष्ट प्रतिष्ठाएं में प्रैक्टिस करते हैं वो हम धूमपान करते हैं। ये हमारे क्लिनिक की सुपर स्पेशलिटी है। वैसे जी तो धूमबत्ती का जो प्रयोग है वो हमारे यहाँ पर बहुत सारे अच्छे फॉर्मुलेशन, अष्टांग हृदय में आवाज आ रही है, जी आ रही है, ऑडिबल है, ऑडिबल है। बहुत सारे अच्छे फॉर्मुलेशन धूमबत्ती बनाने के, समय कम है चूंकि इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा जी हूँ। जी जी तो बिल्कुल। धूमबत्ती बनाने के बहुत अच्छे फॉर्मुलेशन अष्टांग हृदय में है, और वो अपने डॉक्टर, अपने वैद्य अपश्चिम बरंट सर भी बहुत अच्छी धूमबत्ती बनाते हैं, और जी हम सब वैद्य उनसे मंगाते भी हैं। अगर हम खुद बनाने में आलस करते हैं जब, तो करते ही मंगाते हैं। जी और अगर आपको धूमबत्ती ना मिले तो अपामार्ग की जड़, जो भी पौधों में क्षार की मात्रा बहुत अच्छी होती है, कटिंग प्रॉपर्टी जिनमें है, वो जी सारे पौधों की लकड़ी का आप धूम यंत्र बना के और धूमपान करा सकते हैं। कैसे बनेगा? जैसे मैं यहाँ पर ये लकड़ी लेकर बैठा हूँ, ये अग्निमंथा है। अग्निमंथा में बहुत तीक्ष्ण क्षार होता है, और ये अंदर से पोली होती है, बिल्कुल हमारे धूमबत्ती की तरह। तो इसको यहाँ से काटना है, काट के एक तरफ से जलाना है, और एग्जैक्टली राइट नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से खींचना है धुएं को, मुंह से छोड़ना है 3-3 बार दोनों नाक से, 3 बार मुंह से खींच के मुंह से छोड़ना है। इस तरह से बिल्कुल। आप अपामार्ग की लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं, आंकड़े की लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं, एरंड मूल की लकड़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं, कंटकारी के फल का भी इसी तरह प्रयोग कर सकते हैं। और ये अग्निमंथा का मैंने आपको उदाहरण बताया। इसी तरह सुरंजन, जो अपने सुरजने की फली घरों में जी जी हमारे सब्जी बनती है, उसमें जो एकाध फली मम्मी को अच्छी नहीं लगती वो निकाल देती है, बस वही अपने काम की है। उसको काट के बीज निकालिए और उसका धूमपान करिए, और बहुत ऐसा लगेगा। ये धूमपान ऐसा है कि अगर आप दिन में 3 से 4 बार सचिन भाई कराते हैं मरीज को, जी तो डे 1 से, मैंने जो पेशेंट का वीडियो आपसे शेयर करने वाला था क्योंकि आवाज नहीं आई, जी उन पेशेंट को हमने इन्हीं में से अलग अलग लकड़ियों से बदल बदल के धूमपान कराया दिन में 3 से 4 बार, हम्म और उनको 10 साल से कंप्लीट नेजल ब्लॉकेज था, एब्सोल्यूट नेजल डिविएशन था। जी 3-4 दिन के बाद में वो पेशेंट बोले कि मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, और 10-20 1 महीने के बाद में वो बोले कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, एंड ही वाज स्ट्रिक्टली एडवाइज टू सर्जरी बाय एएनटी सर्जन, और ओके। वो 1 महीने में कम्प्लीटली ठीक हो गए। और आज इन्होंने ये वीडियो अपना 3 साल बाद हमको बोला है कि यार मैं वीडियो दे दूंगा अपना, तुम डालो, मैं 3 साल से बिल्कुल ठीक हूँ, और 10 बहुत साल से सुंदर, नाक बनती है उनकी। बहुत तो सुंदर। इस तरह से बहुत छोटे छोटे और अच्छे प्रयोग मैंने आपको अपनी प्रैक्टिस के, अपने अनुभव के बताने की कोशिश की। आप इनका बहुत अच्छे से प्रयोग करिए, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रतिष्ठाएं और तमक श्वास को ठीक करिए। और बिल्कुल पेशेंट को गारंटी नहीं देना है, लेकिन अपने मन में गारंटी रखिए। और जब आप पेशेंट को अच्छे से ठीक करना जानते हैं किसी बीमारी को, तो आपके मन में बिल्कुल डर नहीं होता वो पेशेंट देख के, आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट होते हैं।
भगवान धन्वंतरी का नाम लेके आप शुरू करिए, भगवान शिव का, महाकाल का नाम लेके आप शुरू करिए, क्योंकि वो वैद्यनाथ है और उनके आशीर्वाद से ही ये सारे ग्रंथ हम तक पहुंचे, ये सारा ज्ञान हम तक पहुंचा है। और पूरे कॉन्फिडेंस से प्रैक्टिस करिए, निश्चित तौर पे इन सारी बीमारियों को हम पूरी ताकत के साथ जीत सकते हैं और पूरी ताकत के साथ जीत रहे हैं। और आप भी ये सारे फॉर्मुलेशन को अपनी प्रैक्टिस में लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर प्रज्ञान सर। और मुझे एक बात आपके लिए मैं तारीफ जितनी बार करूं उतना कम है। आपने अपनी प्रैक्टिस का पूरा निचोड़ आज सारे स्टूडेंट्स के सामने और हम सभी के सामने बहुत सहज तरीके से, बहुत सरल तरीके से रखा। आने वाली जनरेशन आपको इस चीज के लिए जरूर याद रखेगी डॉक्टर प्रज्ञान। और हमारी भी कोशिश यही रहती है कि हम लोग शेयरिंग ऑफ नॉलेज रखें। ये जो प्लेटफॉर्म, वेबिनार का प्लेटफॉर्म जो हमारे गुरुजनों के द्वारा हमें दिया गया है, ये इसीलिए दिया गया है, ये वैद्य मित्रम कहा गया है। और ये वैद्य मित्रम इसीलिए कहा गया है कि हम नए लोगों को मित्रवत व्यवहार के थ्रू आयुर्वेद को सरल तरीके से पहुंचाएं। हमारे यहाँ पे गुरु हैं, हमारे यहाँ पे सहभागी हैं, हमारे यहाँ पे मित्र हैं, और उन सभी का एक ही एफर्ट है कि हम आयुर्वेद को इजी करके जनमानस तक और हमारे स्पेशली जो हमारे नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन तक पहुंचाएं। उन लोगों में डर का माहौल ना बने। छोटी छोटी बीमारियों को ठीक करते हुए कब हम बड़ी बीमारियों पे ठीक करने पे पहुंच गए। जरूरी नहीं है कि सभी लोग कार्डियक पे काम करें, सभी लोग डायबिटीज पे काम करें। जरूरी है कि हम छोटी बीमारी जहाँ पे सर्जरी ही इंपॉर्टेंट हो गई है, सर्जरी ही ऑप्शन हो गई है, हम उसे भी ठीक करना सीखें। जिस तरीके से हमारी मास्टरी होती जाएगी उस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। और मैं एक बार फिर से बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूंगा डॉक्टर प्रज्ञान का। आपने हमें इतने अच्छे से संबोधित किया। और थैंक्स अ लॉट वैद्य मित्रम, थैंक्स अ लॉट वेबिनार। आपने हम सबको इस प्लेटफॉर्म पे, मुझे और डॉक्टर प्रज्ञान को आने का मौका दिया। मैं एक बार ओवर टू प्रज्ञान सर, आप सभी को एक बार थैंक यू बोले, हम यहाँ से फिर क्लोज करते हैं। बिल्कुल, इस वेबिनार के लिए मुझे लगता है बहुत सारे हमारे गुरुजन भी और बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स जो है वो इसमें सब सहयोग कर रहे हैं, तब जाके इतना सुंदर ये कार्यक्रम आयोजित हो पा रहा है। क्योंकि हम लोग इस तरह के वेबिनार्स में थोड़े से अनाड़ी भी हैं, बहुत सारी टेक्निकल चीजें हम लोग नहीं भी समझते, तो वो हमें बहुत प्यार से समझाते हैं। और हमारे आशीष भाई जो हमारे लाडले मित्र भी हैं और बहुत अच्छी दवाइयाँ भी बनाते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया। और सभी वेबिनार से जुड़े हुए डॉक्टर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बबीता मैडम है, चौहान सर है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सचिन भाई ने मुझे अपने साथ में चूज किया, सेलेक्ट किया कि हम साथ में आयोजित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हमारे सारे दर्शकों की ओर से, वैद्य मित्रम पूरी परिवार की ओर से मैं डॉक्टर सचिन चौहान सर का और डॉक्टर प्रज्ञान त्रिपाठी सर का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। सर, आपने बहुत ही खूबसूरती से और आप दोनों की हंसी मजाक और ज्ञान से भरी इस जुगलबंदी में मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शकों को बहुत आनंद आया होगा और उन्होंने इस ज्ञान का पूरा वो लाभ अपने आने वाले समय में उठाएंगे। और थैंक यू सो मच सर, आज का सेशन बहुत ही सुंदर था। हमारे दोनों एक्सपर्ट स्पीकर्स ने ही आज का सेशन बहुत अच्छे से कंक्लूड कर दिया, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं लग रही है। सर ने वैद्य मित्रम शब्द को इतने सुंदर तरीके से परिभाषित किया कि मुझे लग रहा है कि हाँ, कितना प्यारा सर ने बोला कि मित्रवत तरीके से हम आप तक अपने टॉपिक्स लेकर आते हैं। हमारे एक्सपर्ट स्पीकर्स ट्राई करते हैं कि जितना ही प्यार से, जितनी इजी से इजी लैंग्वेज पे आपको समझा सके। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। कल का हमारा कार्यक्रम वैद्य मित्रम जूनियर का 4th सेशन हम आपके लिए लेकर आएंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे गुजरात से डॉक्टर रितेश अशोक गुजराती सर। उनका टॉपिक रहेगा अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ तंत्र युक्ति। तंत्र युक्ति आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं जरूर आप लोगों को बोलूंगी कि कल का सेशन अटेंड करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप ये भी जानते हैं कि BMS फर्स्ट ईयर का तंत्र युक्ति सिलेबस में उनके टॉपिक है, तो आप अपने छोटे भाई बहनों को, अपने जूनियर्स को जरूर उन्हें रिकमेंड करें कि वो कल का हमारा सेशन देखें। मुझे पूरा विश्वास है कि सर का प्रेजेंटेशन, सर का बहुत अच्छा कमांड है तंत्र युक्ति टॉपिक पे, तो आप उनके शानदार प्रेजेंटेशन से जरूर लाभान्वित होंगे और आपको बहुत मदद मिलेगी। तो कल का कार्यक्रम देखना ना भूलें। कहते हैं कि हालात वो ना हो जो हौसलों को बदल दे, हौसले वो होने चाहिए जो हालात को बदल दे। इसी विचार के साथ मैं डॉक्टर प्रतिभा पांडे आज के लिए आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि।